हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैवलियर इंडिया पुणे। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम मॉडर्न हिस्ट्री के जो पीवाईक्यू है वो डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। अब हिस्ट्री में हमने एंशियंट इंडियन हिस्ट्री के पीवाईक्यू डिस्कस किए हैं, वो भी आप वीडियो देख सकते हो। मेडिवल इंडियन हिस्ट्री के भी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, उसको भी रेफर करो। एंड इफ़ यू कंपेयर तो आपको पता चलेगा कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पर ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। तो आज हम जिस पहले पार्ट में वो शुरू करेंगे 2014 से लेकर 2026 तक। ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है, जो 2014 में पूछा गया था इंडिया फर्स्ट में। अब क्वेश्चन ये है कि ईवी रामास्वामी जो थे, ईवी रामास्वामी नायकर, ठीक है, जिन्हें पेरियार भी कहा जाता है। ईवी रामास्वामी नायकर जो है, ठीक है, इन्हें पेरियार भी कहा जाता है ना। पेरियार भी कहा जाता है, जो साउथ इंडिया के एक जाने माने सोशल रिफॉर्मर रहे हैं। सो ईवी रामास्वामी नायकर वाज एसोसिएटेड विथ, कौन सी चीजें हैं जिससे वो संबंधित थे, उन्होंने क्या किया, कहाँ पे कंट्रीब्यूट किया। ठीक है। देखो, वन, रिफॉर्मिंग ब्राह्मणिज्म। ठीक है, क्या वो ब्राह्मणिज्म को, ब्राह्मणवाद जो है, ब्राह्मणिज्म जो है, ठीक है, उसको रिफॉर्म करने की कोशिश कर रहे थे। ब्राह्मणिज्म जो कि हमें पता है कि यह एक आइडियोलॉजी है, राइट, एक आइडियोलॉजी है विच बिलीव इन वर्ण व्यवस्था एंड कास्ट सिस्टम, राइट। वो कास्ट एंड वर्ण व्यवस्था में बिलीव करते हैं, वर्ण सिस्टम, राइट। तो उसको रामास्वामी नायकर जो थे, ईवी रामास्वामी नायकर या फिर पेरियार जो थे, उन्होंने विरोध किया, उसका विरोध किया। इनफैक्ट उसको नष्ट करने की कोशिश की, उसको सुधारने की कोशिश नहीं की, राइट। तो पेरियार जो थे, रामास्वामी नायकर जो थे, वो ब्राह्मणवाद के खिलाफ थे, उसको सुधारने की कोशिश नहीं कर रहे थे। तो ये जो है, ये गलत है। अब सेकंड स्टेटमेंट जो है, द सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, ठीक है, जो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट 1920s में शुरू हुई थी, अराउंड 25 पर्टिकुलरली, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट जो है, तो ये बात सच है कि ही वॉज एसोसिएटेड विद द सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। और सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट जो थी वो एंटी कास्ट मूवमेंट थी, राइट। इट वॉज एन एंटी कास्ट मूवमेंट। ठीक है। यहाँ पर ये जो मूवमेंट है वो इक्वालिटी, पर्टिकुलरली जो नॉन ब्राह्मीन्स थे, इंक्लूडिंग द सो कॉल्ड अनटचेबल कम्युनिटीज, उनका सेल्फ रिस्पेक्ट जगाने के बारे में थी। ये मूवमेंट समानता प्रदान करने वाली थी, इक्वालिटी, राइट। इनका आग्रह था कि समाज में जो सभी लोग हैं उनमें इक्वालिटी हो, उनमें समानता हो। ठीक है। अगेन इस मूवमेंट में विमेन एजुकेशन को भी सपोर्ट किया, ये भी उनका एक एजेंडा था, वुमेन एजुकेशन। आ रहा है समझ में? ठीक है। सो डेफिनेटली रामास्वामी नायकर जो थे तो इससे एसोसिएटेड थे। देन अगेन देखो, द लो कास्ट मूवमेंट, ऑफ कोर्स जो है, तो लो कास्ट मूवमेंट मतलब जो कनिष्ठ जातियां जिन्हें कहा गया, ठीक है, और जाति भेद के नाम पर जिन पर अत्याचार हुआ, तो वो अत्याचार दूर करने के लिए रामास्वामी नायकर प्रयत्नशील थे। ठीक है। तो डेफिनेटली अभी ऑफकोर्स इसमें ही ये इंक्लूड है, तो ये भी जो है उससे वो संबंधित थे। एंड फोर्थ, द कम्युनिस्ट मूवमेंट। कम्युनिस्ट मूवमेंट जो होती है, कम्युनिस्ट किसे बोलते हैं, राइट, दोज हु बिलीव इन मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी, कार्ल मार्क्स, मार्क्सवाद, मार्क्सिज्म, है ना, मार्क्सिज्म। तो क्या पेरियार जो थे वो मार्क्सवादी थे? नहीं, वो समानता की बात करते थे, लेकिन जैसे एक मार्क्सवादी होते हैं जो एक विशिष्ट आइडियोलॉजी, कम्युनिज्म एक आइडियोलॉजी में बिलीव करते हैं, ठीक है, वैसे रामास्वामी नायकर जो थे, वो जो थे वो मार्क्सिज्म फॉलो करने वालों में से नहीं थे। उसका विरोध था या नहीं ये बात यहाँ पर मैटर नहीं करती, बट वो मार्क्सिस्ट नहीं थे, दैट इज क्लियर। इसका मतलब है कि वो कम्युनिस्ट भी नहीं थे, राइट। तो ये भी स्टेटमेंट जो है वो गलत है। तो हमें ये पूछा है कि किससे संबंधित थे, फिर से 2 और 3 से ही संबंधित थे। तो हमारा आंसर जो है यहाँ पर 2 और 3 ओनली। आ रहा है समझ में? एकदम इजी क्वेश्चन था। इफ यू नो द बेसिक्स अबाउट द सोशल रिफॉर्म्स मूवमेंट इन इंडिया, यू कैन इजीली आंसर दिस क्वेश्चन इवन बाय द, ठीक है, बाय सिंगल रीडिंग। ठीक है।
अब हम देखते क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, जो 2014 में एनडीए फेस्ट में पूछा गया था। देखो ये क्वेश्चन है गांधी जी पर है। गांधी जी हरिजन कैंपेन साउथ 2, ठीक है, हरिजन कैंपेन, ठीक है, गांधी जी की कैंपेन साउथ 2, क्या उसका उद्देश्य था? तो हमें ये पता है कि गांधी जी ने हरिजन कैंपेन कब शुरू की, ठीक है, कि पोस्ट 1932, ठीक है, तब क्यों की? क्योंकि पहले जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, ठीक है, तो कांग्रेस जो थी वो भारत के आज़ादी के लिए, ठीक है, सेल्फ रूल के लिए फाइट कर रही थी अगेंस्ट द ब्रिटिश। लेकिन सोशल रिफॉर्म जो है, मतलब एंटी कास्ट मूवमेंट हो या फिर इरेडिकेशन ऑफ अनटचेबिलिटी हो, अस्पृश्यता निवारण वगैरह, इससे कांग्रेस ने खुद को दूर रखा था। क्योंकि कांग्रेस को जो शुरू के लीडर्स थे उनको ये लगता था कि भाई अगर हम कांग्रेस का ये एजेंडा बना लेंगे तो शायद कांग्रेस में जो लोग आए हैं उनमें ही मतभेद शुरू हो जाएंगे। इसलिए शुरू के कांग्रेसमैन जो थे इससे दूर थे। गांधी जी भारत में आए 1916 में, तो गांधी जी अपने लेवल पर एंटी अनटचेबिलिटी या फिर एंटी कास्ट कैंपेन जो है अपनी तरफ से चला रहे थे। बट जब 1930 में, ठीक है, जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुई, फिर बाद में कुछ इस तरह की घटना हुई कि ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, मुस्लिम्स के साथ साथ दलितों को भी क्या किया था, सेपरेट इलेक्टोरेट दिए थे। अब तब गांधी जी उपोषण को बैठे कि गांधी जी को लगा भारत में जो है हिंदू समाज में फूट हो जाएगी, फूट पड़ेगी। और तब गांधी और अंबेडकर जी है उनके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था, उसे पूना पैक्ट कहते हैं, ठीक है, ठीक है, उसे पूना पैक्ट कहते हैं। एंड एज पर द एग्रीमेंट ऑफ दिस पूना पैक्ट, गांधी जी और अंबेडकर में यह तय हुआ कि अंबेडकर जी जो है वो सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड वापस लेंगे। बदले में गांधी जी ने यह कहा कि हम आपको ज़्यादा सीट्स देंगे, दलितों को ज़्यादा सीट्स मिलेगी, साथ ही साथ मैं एक हरिजन कैंपेन चलाऊंगा, दैट विल बी द ऑफिशियल प्रोग्राम ऑफ द कांग्रेस। तो ये हरिजन, ठीक है, हरिजन का मतलब क्या है? चिल्ड्रंस ऑफ गॉड, चिल्ड्रंस ऑफ गॉड, राइट। तो यहां पर सिचुएशन ये आई, तो गांधी जी ने कहा कि हमें अस्पृश्यता निवारण करना है एंड साथ ही साथ स्वतंत्र भारत का स्वातंत्र्य जो है उसका प्रश्न जितना महत्वपूर्ण है उतना ही महत्वपूर्ण ये भी प्रश्न है, ठीक है। तो हरिजन कैंपेन जब चलाई तो उसका मकसद क्या था? ठीक है, हरिजन कैंपेन जो था, इट्स इरेडिकेशन, इरेडिकेशन ऑफ अनटचेबिलिटी, राइट। इसका मतलब है हरिजन कैंपेन का प्रमुख उद्देश्य था अस्पृश्यता निवारण, ठीक है। तो पर्टिकुलरली ये दलितों के उद्धार के लिए ये प्रोग्राम था। अभी यहां पे क्या लिखा है? गांधी जी हरिजन कैंपेन साउथ टू 1 अटैक कास्ट सिस्टम एज अ होल, पूरे के पूरे कास्ट सिस्टम पर एक अटैक था। अभी मैंने इतना बैकग्राउंड एक्सप्लेनेशन इसलिए दिया क्योंकि बहुत से लोगों को स्टेटमेंट 1 जो है वो करेक्ट लगता है, बट करेक्ट नहीं। हरिजन कैंपेन जो था उसका प्रमुख उद्देश्य था एरेडिकेशन ऑफ अनटचेबिलिटी। एज सच पूरी की पूरी कास्ट सिस्टम को ही खत्म करना यह उद्देश्य नहीं था। इनफैक्ट गांधी जी जो थे उन्होंने कहा था वर्ण व्यवस्था जो है, अगर हम ये भेदभाव खत्म करते हैं तो वर्ण व्यवस्था अपने आप में बुरी नहीं है। और इसी को लेकर तो अंबेडकर जी के साथ उनका झगड़ा था, क्योंकि अंबेडकर जी ये कहते थे कि वर्ण व्यवस्था भी खत्म होनी चाहिए। आ रहा है समझ में? तो एज सच इट वाजंट एन अटैक ऑन अ कास्ट सिस्टम एज अ होल, नहीं था वो, ठीक है। उसका प्रमुख एम जो था वो इरेडिकेशन ऑफ अनटचेबिलिटी था। इसलिए ये स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है, क्योंकि बहुत से लोगों को ये स्टेटमेंट करेक्ट लगता है, बट ये करेक्ट नहीं है। सेकंड, ओपन वेल्स रोड टेम्पल एक्सेट्रा टू द हरिजन, डेफिनेटली बिकॉज ऑफ द, आपको पता है कि अनटचेबिलिटी की जो प्रैक्टिसेस थी उसके तहत दलितों को पानी तक पीने में नहीं मिलता था सार्वजनिक कुओं पर। तो गांधी जी ने ये कहा वेल्स, रोड्स एंड टेम्पल जो है वो दलितों के लिए खुले होने चाहिए, तो ये सही है। देन एनकरेज सोशल वर्क अमंग द हरिजन्स, ठीक है, ये भी सही है। सोशल वर्क अमंग द हरिजन मतलब जो भी है, हरिजनों की बस्ती में जाओ, वहाँ पर क्लीनलीनेस के इनिशिएटिव लो, उनको उसमें पार्टिसिपेट करो, अवेयरनेस करो, एजुकेशन स्प्रेड करो, एटसेट्रा एटसेट्रा। दैट वाज द पार्ट ऑफ गांधी जी स्ट्रैटेजी। तो यहाँ पर आंसर जो है वो 2 and 3 ही करेक्ट है, राइट।
वन जो है उसमें नहीं आता। देखो इंटरप्रिटेशन बहुत मैटर करता है इस टाइप ऑफ द क्वेश्चन, तो कीवर्ड पर फोकस करो। एज अ होल शब्द जो है उसने पूरा आंसर चेंज कर दिया। ओके, थर्ड क्वेश्चन भी जो है वो गांधी जी पर है। ठीक है, जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री में गांधी जी पर, ये गांधीन हिस्ट्री जो है उस पर ज़्यादा फोकस होता है, तो ज़्यादातर क्वेश्चन आपको उस पर ही आएंगे। गांधी जी मतलब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, लाइक दिस। तीसरा क्वेश्चन देखो, साल्ट सत्याग्रह है। ठीक है, साल्ट सत्याग्रह जो है उस पर यह क्वेश्चन है। अब ये कहाँ कब हुआ था? जब गांधी जी ने दांडी मार्च निकाला था। साल्ट सत्याग्रह मतलब, साल्ट सत्याग्रह कब किया था? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय कायदे भंग। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है ना, जो 1930 की थी। आ रहा है समझ में? तो यहाँ पर गांधी जी ने क्या किया था? दांडी मार्च निकाला था। और दांडी मार्च निकालने के बाद जब गांधी जी 6 अप्रैल, ठीक है, 1930 में जब वहां पर दांडी के किनारे पहुंच गए, तब गांधी जी ने क्या किया? अपने हाथ में नमक उठा लिया और कहा कि मैं जो हूं अब यहाँ से आगे खुद प्रोड्यूस करूंगा, या फिर लोगों को खुद प्रोड्यूस करना चाहिए। उस पर ब्रिटिशों को टैक्स देने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ब्रिटिश की मोनोपोली थी और टैक्स भी था। ठीक है, तो यहाँ पर देखो गांधी जी ने यही किया। फर्स्ट देखो, द साल्ट सत्याग्रह कॉल्ड बाय महात्मा गांधी सॉ द, उसमें क्या क्या हुआ? वायलेशन ऑफ साल्ट लॉज अलोंग द कोस्टल इंडिया, ये सही है, क्योंकि जैसे ही गांधी जी ने साल्ट लॉ ब्रेक किया, वैसे अक्रॉस द कोस्टल लाइन, मतलब जहां पर समंदर का किनारा है, जैसे कि महाराष्ट्र हो, कर्नाटक है ना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश हो, यहाँ पर जो कांग्रेस के लोग थे या फिर इस मूवमेंट को सपोर्ट करने वाले लोग थे कोस्टल एरिया में, उन्होंने क्या किया? साल्ट बनाना शुरू किया और जो कानून है वो तोड़ दिया। ठीक है, तो ये सही है। सेकंड, पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन, क्या इस मूवमेंट में वुमेन पार्टिसिपेशन दिखाई दिया? यस। कौन कौन थे? उदा फॉर एग्जाम्पल सरोजिनी नायडू, ठीक है, सरोजिनी नायडू। उसके साथ साथ फिर अदर भी आप ये कर सकते हो। ठीक है, हंसाबेन मेहता, अदर भी लीडर्स है, उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था। बट सरोजिनी नायडू जो है उनका नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज शी पार्टिसिपेटेड इन धारासना। ठीक है, धारासना साल्ट मार्च जो था उसमें सरोजिनी नायडू ने पार्टिसिपेट किया था। अदर भी काफ़ी वुमेन्स थी, महाराष्ट्र से भी काफ़ी वुमेन थी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, तो ये भी सही है। एंड अपवर्ड स्विंग व्हेन इट कम्स टू वर्किंग क्लास ज्वाइनिंग इन, राइट। अपवर्ड स्विंग मतलब मूवमेंट अचानक से बढ़ गई जब कामगार वर्ग जो था, वर्किंग क्लास, राइट, वर्किंग क्लास कामगार वर्ग जो था, उसने जब मूवमेंट शुरू की तो अचानक से मूवमेंट जो है, ठीक है, यहाँ पर लिखा है कि अपवर्ड स्विंग, बढ़ गई, मूवमेंट में बढ़ोतरी आई, तेजी आई। क्या ऐसे हुआ था? तो ऐसे नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि वर्किंग क्लास एज अ होल उसने पार्टिसिपेट नहीं किया था। ठीक है, इंडिविजुअल लोगों लेवल पर लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन जो वर्कर्स यूनियंस थे, है ना, अलग अलग संगठन थे उनके, उन्होंने एज सच पार्टिसिपेशन नहीं किया था। वर्किंग क्लास का पार्टिसिपेशन काफ़ी लिमिटेड था। ठीक है, काफ़ी लिमिटेड था। तो ये स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। उसके आने से वर्किंग क्लास के पार्टिसिपेशन होने के बाद मूवमेंट सर्ज हो गई, ऐसा नहीं है, क्योंकि उनका पार्टिसिपेशन काफ़ी लिमिटेड था। ओके, तो यहाँ पर अगर हमें देखना है तो दो ही स्टेटमेंट है, 1 और 2 जो है वो करेक्ट है। तीसरा जो स्टेटमेंट है वर्किंग क्लास वाला, वो इनकरेक्ट है। ठीक है, चौथा प्रश्न है, देखो फिर एक बार सिविल डिसोबीडियंस पर ही मूवमेंट क्वेश्चन आया है। देखो, ड्यूरिंग द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ट्राइबल्स इन छोटा नागपुर। ठीक है, अभी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखोगे कि अलग अलग जो इंस्टीट्यूशंस है या फिर इंटरनेट पर जो सोर्सेस है,
वहाँ पर अलग अलग उसका आंसर दिया है इस क्वेश्चन का। एंड अगर आप कोई एआई टूल भी यूज़ करते हो, जैसे चैट जीपीटी हो, जेमिनी हो, वो ट्राई करके देखो, वहाँ पर भी अलग अलग आंसर आ जाते हैं उसके। आ रहा है समझ में? तो इसका आंसर क्या है बेसिकली, ठीक है, ये हमें आज देखना है कि क्योंकि क्वेश्चन बहुत स्पेसिफिक आया है। ड्यूरिंग द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कब हुई थी? 1930 ऑनवर्ड, ठीक है, मतलब 1932, दो फेज में, 1932 32 एंड 32 टू अगेन 34, ठीक है। तो छोटा नागपुर के रीजन के जो ट्राइबल्स थे, राइट, उन ट्राइबल्स ने क्या किया, उनका पार्टिसिपेशन था क्या? था पार्टिसिपेशन, राइट। तो यहां पर दो तीन ऑप्शन है। एक, दे गेव अप द ओपियम कंजम्पशन, राइट, उन्होंने अफीन जो होता है ना, ओपियम मतलब अफीन, क्योंकि जो वहाँ पर एक उसके व्यसन जो था, एडिक्शन जो है, उसकी एक बहुत बड़ी समस्या आदिवासियों में थी, ठीक है, पर्टिकुलरली ओरायन ट्राइब वगैरह जो थे उनमें वो समस्या थी, ठीक है। तो क्या उन्होंने वो उसका कंजम्पशन करना छोड़ दिया था क्या? यस, इसने उन्होंने किया था, ठीक है, यस, ठीक है। क्योंकि देखो उस टाइम पे ये हुआ था, क्योंकि कई आंसर कीज में अलग अलग आंसर दिया है, राइट, एंड ये जो कि 2014 का क्वेश्चन है, तो यूपीएससी की ऑफिशियल आंसर की उसकी पीडीएफ अवेलेबल नहीं हो सकी नेट से, ठीक है। लेकिन सोर्सेस से ये क्लियर है कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि वहां पर ताना भगत मूवमेंट ऑलरेडी चल रही थी, ताना भगत मूवमेंट। और ये ताना भगत मूवमेंट जो है, इसके बारे में मैं इसके बाद आपको डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। ये मूवमेंट एक बेसिकली गांधीयन मूवमेंट थी, गांधीवादी थे, ठीक है। और ट्राइबल में नशा छुड़ाने का काम हो या फिर अदर सुपरस्टिशन, अंधविश्वास वगैरह जो होते ना, उससे छुटकारा पाने का काम हो, तो ये बेसिकली ताना भगत मूवमेंट का काम था। जैसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च हुई, ये थे तो गांधीयन, उन्होंने और पार्टिसिपेट किया एंड एज ए पार्ट ऑफ दैट मूवमेंट, ठीक है, उन्होंने इसका फिर से प्रचार किया, राइट। तो इसमें कई कई सारे लोग ज्वाइन हो चुके थे, तो ये करेक्ट है। दे ओर द खादी, यस, जैसे कि मैंने कहा, उन आदिवासियों ने खादी पहनना शुरू किया। वो कैंपेन तो पहले से ही चल रही थी, बट यस, उन्होंने सफेद खादी पहनना शुरू किया था, बिकॉज बिकॉज ऑफ द गांधीयन इन्फ्लुएंस। एंड थर्ड, गेव अप ड्रिंकिंग लिकर, ठीक है, एंड ईटिंग मीट, उन्होंने मांस खाना छोड़ दिया एंड मद्यप्राशन जो है वो भी छोड़ दिया, ठीक है। ये भी स्टेटमेंट सच है, बिकॉज बीइंग अ गांधीयन जो है, एक पहली ही उसकी कंडीशन होती है कि आपको जो है वो नशा नहीं करना है, मांसाहार नहीं करना है, अहिंसा। अरे समझ में? तो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है यहाँ पर, इसलिए हमारा आंसर है सी, ठीक है। 1 2 एंड 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। आ रहा है समझ में? अब ये ताना भगत मूवमेंट देखो, ताना भगत मूवमेंट, उसके बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन, क्योंकि क्वेश्चन आया है, ठीक है, तो हो सकता है कि वो फिर से उसको डिटेल में एक्सप्लोर करे। देखो, ताना भगत मूवमेंट की शुरुआत जो थी वो 1914 में हुई थी, और तब से लेकर वो मूवमेंट चली रही थी, कुछ सालों तक चली है मूवमेंट, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, उसे जतरा ओरावन, ओरावन एक ट्राइब थी, ओरावन का भी कहा जाता है, या फिर जतरा भगत भी कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो उस मूवमेंट के मेन फीचर्स कौन से थे, तो इसको अब एक बार आप पढ़ोगे तो आपको जल्दी से याद आएगा कि वाई दैट स्टेटमेंट वॉज करेक्ट। देखो, दे अपोज सुपरस्टिशन, एनिमल सेक्रीफाइस, विच क्राफ्ट, उसके बाद एडवोकेटेड सिंपल एंड डिसिप्लिन लाइफ, ठीक है। एंड देखो ये स्टेटमेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि दे एनकरेज पीपल टू गिव अप लिकर, मीट एंड इंटॉक्सिकेंट लाइक ओपियम, इंटॉक्सिकेंट लाइक ओपियम, ठीक है। तो इसके विरोध में ये मूवमेंट थी, एंड ताना भगत मूवमेंट जो थी वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के साथ कनेक्ट हुई थी बाद में। आ रहा है समझ में? दैट्स वाई वो स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। बाद में यहां पर भी लिखा है, देखो, फॉलोअर्स वेयर व्हाइट क्लोथ्स एंड लैटर लैटर एडॉप्टेड खादी ड्यूरिंग द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930। तो लास्ट वाला जो स्टेटमेंट था तो ये था ये, ठीक है। नाउ सी, 2014 का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5,
ये क्विट इंडिया मूवमेंट जो थी उसकी उस पर आया क्वेश्चन 1942 की। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज वेयर न्यू फीचर, न्यू फीचर और फीचर्स विजिबल इन द क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, न्यू एंड विजिबल, जो दिखाई दिया। ठीक है, ये भी क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है कि इसके आंसर्स भी अलग अलग सोर्सेस में अलग अलग दिए हैं, राइट। एंड इस पर भी आप इवन यू यूज द AI टूल्स, वहाँ पर भी आंसर्स अलग अलग आते हैं। ठीक है, बट अगर आप बिपिन चंद्रा पढ़ोगे या फिर सुमित सरकार के रेफरेंसेस पढ़ोगे तो इसका आंसर काफ़ी क्लियर है। ठीक है, बस इंटरप्रिटेशन का मैटर है। एंड अगेन यहाँ पर हमें कीवर्ड्स पर जोर देना है ताकि, ठीक है, हम चीज़ों को ठीक से समझ सके, क्वेश्चन को ठीक से समझ सके। अब हमें क्वेश्चन ये पूछा है कि क्विट इंडिया मूवमेंट, चले जाओ आंदोलन जो था, क्विट इंडिया, राइट, चले जाओ, या फिर भारत छोड़ो, है ना, जिसे हम बोलते हैं भारत छोड़ो मूवमेंट। ठीक है, तो उस दरमियान क्या क्या हुआ था। एक, अब देखो हमें फोकस करना है लार्ज स्केल मूवमेंट इन सम ऑफ द इंडस्ट्रियल एरियाज। क्या ऐसा हुआ था कि लार्ज स्केल मूवमेंट इन सम ऑफ द इंडस्ट्रियल एरियाज, मतलब जो अर्बन एरियाज थे जैसे कि मुंबई हो, है ना, या फिर जमशेदपुर हो, जो भी जहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह था, या फिर तो आप बोल सकते कि अर्बन एरियाज, वहाँ पर लार्ज स्केल मूवमेंट हो गई थी। ठीक है, तो आप देखोगे तो इस मूवमेंट का जो, ठीक है, पर्टिकुलरली जो इंथुजियाज्म था, है ना, एक स्पॉन्टेनियस मूवमेंट एकदम से शुरू हो गई थी, तो वो शहरों में ही हुई थी। पर्टिकुलरली आप देख सकते हो कि सोलापुर, ठीक है, उसके बाद मुंबई, है ना, तो ये शहर जो थे वो इंडस्ट्रियल थे उस टाइम पर भी, आ रहा है समझ में। तो यहाँ पर आप देखोगे, मतलब सोलापुर में तो मार्शल लॉ ये क्या था, अनाउंस किया था गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उस टाइम पर, और पूरे इंडिया में सिर्फ सोलापुर था कि जहाँ पर मार्शल लॉ लागू करने की नौबत आई थी ब्रिटिशों, अंग्रेजों पर। ठीक है, तो ऐसे कई मतलब शहर थे जहाँ, क्योंकि ठीक है, लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे, यूनाइट हो रहे थे, एजुकेशन था वहाँ पर, जो भी है। ठीक है, तो ये सच है। ठीक है, सेकेंड देखो, लार्ज स्केल मास इन्वॉल्वमेंट इन सम ऑफ द प्रिंसली स्टेट। अब यहाँ पर देखो, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि प्रिंसली स्टेट्स में मास मूवमेंट शुरू नहीं हुई थी, प्रिंसली स्टेट में मूवमेंट उतनी तेज नहीं थी। प्रिंसली स्टेट यानी संस्थान जो थे ना, जहाँ पर मतलब राजा थे, इंडियन राजा थे, ठीक है, उनके अंदर की प्रजा, ठीक है, वहाँ पर मूवमेंट उतनी तेज नहीं थी वगैरह वगैरह, ये बोला जाता है। तो बहुत से लोगों ने स्टेटमेंट 2 जो है उसको इनकरेक्ट पकड़ा है, लेकिन आप ठीक से पढ़ो। ठीक है, यहां लिखा है लार्ज स्केल मास इन्वॉल्वमेंट लिखा है, यहां पर मूवमेंट नहीं लिखा, मोर्चे निकाले वगैरह ऐसा नहीं, इन्वॉल्वमेंट मतलब उन्होंने पार्टिसिपेट किया। और इन्वॉल्वमेंट कई तरीके का होता है, राइट, मतलब सपोर्ट करो, इनडायरेक्टली सपोर्ट करो, डायरेक्टली सपोर्ट करो, या फिर जो आंदोलन करता है वो अगर छुपने के लिए आए तो उनको पनाह दे दो, है ना, उनको मदद करो, खाना पानी, उनको पैसे दे दो। ठीक है, इनडायरेक्टली उनकी हेल्प करो, दैट इज नॉट द इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, इन्वॉल्वमेंट कई तरीके की होती है। और पर्टिकुलरली आप देखोगे कि बड़ौदा संस्थान जो था, बड़ौदा, ठीक है, और बड़ौदा के जो महाराजा थे उन्होंने मूवमेंट को काफी सपोर्ट किया था। या फिर औंध भी जो था, औंध, ठीक है, औंध के महाराजा जो थे उन्होंने भी काफी अच्छा सपोर्ट किया था। क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा है, सम ऑफ द प्रिंसली स्टेट, सारे के सारे प्रिंसली स्टेट पूछा ही नहीं आपको, राइट। तो कुछ प्रिंसली स्टेट ऐसे थे वहां पर लार्ज के स्मॉल इन्वॉल्वमेंट थी, बिकॉज वहां के जो राजा थे, वहां के जो रूलर थे, उन्होंने खुद सपोर्ट किया था। आ समझ में, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, इनकरेक्ट नहीं है। यहां पर अगर इन्वॉल्वमेंट की जगह मूवमेंट होता तो फिर क्वेश्चन मार्क आ जाता स्टेटमेंट पर। ठीक है, देन थर्ड, इंक्रीज मतलब बढ़ गई, इंक्रीज इन द एक्टिविटीज ऑफ द किसान सभा। ठीक है, किसान सभा की एक्टिविटीज जो है उसमें बढ़ोतरी आई। ठीक है, अब देखो किसान सभा जो थी, किसान सभा पर तब जो है कम्युनिस्टों का प्रभाव था, कम्युनिज्म का, कम्युनिस्ट, राइट। और एज सच
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया या फिर इंडिया के जो भी कम्युनिस्ट नेता थे, मतलब एज अ कम्युनिज्म के, ठीक है, उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट को सपोर्ट नहीं किया था। सपोर्ट नहीं किया था मतलब ऑफिशियल सपोर्ट नहीं किया था। एज अ ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने अपने फॉलोअर्स को, कार्यकर्ताओं को ये नहीं कहा था कि तुम पार्टिसिपेट करो, ठीक है। उन्होंने कहा था कि एज अ ऑर्गेनाइजेशन हम इससे दूर रहेंगे, ठीक है। लेकिन किसान सभा जैसे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस थे, ठीक है, उन्होंने डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं, लेकिन उनकी एक्टिविटी बढ़ गई थी। जैसे कि टैक्स को लेकर आंदोलन करना, डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट नहीं बट टैक्स को लेकर आंदोलन करना वगैरह वगैरह, ये सब हुआ था, राइट। यहाँ पे एक्टिविटी पूछा है, राइट, पार्टिसिपेशन नहीं पूछा है। इंक्रीज इन द एक्टिविटीज ऑफ द किसान सभा, राइट। तो ये भी सही है। तो इसका आंसर जो है वो ए होना चाहिए, 1, 2 एंड 3। कई जगह पर इसका आंसर, ठीक है, 1 ओनली दिया है ना। कई जगह पर इसका आंसर 1 एंड 3 दिया है, बट ठीक से रिसर्च करने के बाद जो है उसका आंसर जो है 1, 2 एंड 3, तीनों के तीनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, क्योंकि जो कीवर्ड इस्तेमाल किए हैं, ठीक है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, यहां पर द स्वदेशी मूवमेंट योक सीरियस रिस्पॉन्सेस इन। स्वदेशी मूवमेंट जो है, कहाँ पर उस मूवमेंट को जोर था, कहाँ पर वो मूवमेंट ताकतवर थी, कहाँ पर उसको रिस्पॉन्सेस जो है, ठीक है, वो जोरों शोरों से वहाँ पर रिएक्शन आ गई, ये पूछा है। अब हमें पता है कि इंडिया में स्वदेशी मूवमेंट कब शुरू हुई थी, मतलब जो भी है, ठीक है, वो शुरू हुई थी 1905 में, एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। पार्टीशन ऑफ बंगाल, है ना। तब कांग्रेस ने ये मूवमेंट शुरू की थी। उस टाइम के मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट नेता साथ में आए थे, जैसे कि बाल गंगाधर तिलक हो, योगी अरविंदो हो, है ना, लाला लाजपत राय हो, ये एक्सट्रीमिस्ट थे। साथ ही गोखले, या फिर आपको ये भी पता दादा भाई नौरोजी, ठीक है, वो मॉडरेट थे बट इन्होंने सपोर्ट किया था, ठीक है। एंड ये जो मूवमेंट थी वो पर्टिकुलरली, ऑफकोर्स वो बंगाल में तो पावरफुल रहेगी ही, बंगाल तो एक ही जगह पर है, तो वैसे भी आंसर इसका निकल रहा था। फिर भी बंगाल के साथ साथ वो महाराष्ट्र में भी काफ़ी पावरफुल थी, मतलब उस टाइम का बॉम्बे प्रोविंस, मुंबई प्रांत, है ना, बॉम्बे प्रोविंस, राइट, बिकॉज ऑफ द लोकमान्य तिलक। दिल्ली में भी उसका असर दिखाई दिया था, वहाँ पर जो लाला लाजपत राय थे एंड अजीत सिंह, अजीत सिंह मतलब इस भगत सिंह जो है, शहीद भगत सिंह उनके चाचा, ठीक है, इन दोनों ने वो मूवमेंट वहाँ पर स्प्रेड की थी। लेकिन मूवमेंट की पावर जो है आपको ज़्यादा दिखाई दी थी बंगाल में, और बंगाल के बाद महाराष्ट्र में। तो इसका आंसर जो था ये था। मद्रास एंड हैदराबाद में रिलेटिवली आपको ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं देगा, एंड द प्रिंसली स्टेट में तो बिल्कुल भी नहीं, राइट, बिकॉज प्रिंसली स्टेट जो थे, राइट, उनको इस तरह के मूवमेंट जो थे उनके पावर को थ्रेट लगते थे, तो डेफिनेटली दे वर नॉट गोइंग टू सपोर्ट सच काइंड ऑफ द मूवमेंट, ठीक है। एनी हाउ बंगाल एक ही जगह पर यहाँ पर था, तो उसको फाइंड आउट करना आंसर को बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं था। अगेन देखो ये 2014 का क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पूछा है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विद द गुडेम रामपा रिवोल्ट। गुडेम रामपा रिवोल्ट और गुडेम रामपा रिबेलियन, ये कहाँ हुआ था, ठीक है, छोटा नागपुर एरिया में, ठीक है, छोटा नागपुर एरिया में ये हुआ था। और यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन उससे एसोसिएटेड थे। अब देखो बेसिकली ये लीडर्स है, इनके नाम भी आपको पता चले, या फिर ये मूवमेंट कब हुई ये भी थोड़ा सा अंदाज़ा आ गया, तो ये क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आ रहा है समझ में, या फिर अगर डायरेक्ट पता हो तो भी ईजी है, ठीक है। तो पहले देखो बिरसा मुंडा, राइट, बिरसा मुंडा का आंसर है क्या, नहीं है, क्यों, क्योंकि बिरसा मुंडा कब थे, बिरसा मुंडा देखो, मतलब मुंडा उलगुलान जो था 1890 टू 1900, तब मुंडा रिबेलियन हुआ था। बिरसा मुंडा वाज एसोसिएटेड विद द मुंडा उलगुलान, है ना।
उलगुलान, राइट। वो रामपा मूवमेंट में बिरसा मुंडा इन्वॉल्व नहीं थे, रामपा मूवमेंट बिरसा मुंडा के बाद शुरू हुई थी, राइट। तो ये हमारा आंसर नहीं है ना। उसके बाद कुशल कोनवार। अब कुशल कोनवार जो थे वो बहुत बाद के लीडर है, ठीक है। ही वो जो है ही पार्टिसिपेटेड इन क्विट इंडिया मूवमेंट 1942, क्विट इंडिया 1942 के लीडर है, राइट। रामपा रिबेलियन क्यों बोल रही, कि रामपा रिबेलियन जो है वो आई गेस वो 20s में शुरू हुआ था कुछ, तो 1920s में, 1920s में शुरू हुआ था, तो डेफिनेटली ये बात के लीडर है, ठीक है। मंगल पांडे तो डेफिनेटली हमें पता है मंगल पांडे आंसर नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि मंगल पांडे कहाँ थे 1857 के रिवोल्ट में, है ना। मतलब इस तरह आप एलिमिनेट करके भी आंसर निकाल सकते थे, ठीक है। ऊपर से फिर भी ए एंड डी बहुत से लोगों को पता होता है ना, बट डेफिनेटली बी एंड सी में लोग कंफ्यूज हो सकते थे। यहाँ पर है अल्लूरू सीतारामा राजू, ठीक है। तो ये जो थे ही वॉज द सपोर्टर और ही वॉज द लीडर, राइट, ही वॉज द लीडर। एंड देन बाद में देखो कि उनको पकड़ा गया एंड फांसी दी गई, ठीक है। और उन्होंने जो ठीक है ट्राइबल कम्युनिटी के लोग थे उनको इकट्ठा करके अंग्रेजों के खिलाफ फाइट की थी, ठीक है। तो बाद में उनको पकड़ कर उनको फांसी दी गई थी, ठीक है। तो ही वॉज द लीडर अल्लूरू सीतारामा राजू, राइट। और ये मूवमेंट कहाँ शुरू हुई थी, ठीक है, आंध्र प्रदेश जो है, आंध्र प्रदेश के रीजन में, है ना, और पर्टिकुलरली गोदावरी रीजन में, गोदावरी रीजन में पर्टिकुलरली यहाँ पर आप देखोगे कि कोया ट्राइबल्स, राइट, कौन सा ग्रुप था, कोया ट्राइबल, ठीक है, उनके ये नेता थे, ठीक है। तो आंसर वाज सी। ठीक है, ये तो काफी इजी क्वेश्चन है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पर आया है, ठीक है। दत्तक वारसा नामंजूर विधेयक जो था, ठीक है, मतलब जिन्हें गोद लिया है ना, तो उसको एज ए राजा करके मान्यता देनी है नहीं देनी है, ब्रिटिशों ने कहा कि यह अधिकार जो है ब्रिटिशर्स का है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, तो हमें पता है विच, ठीक है, कौन उससे एसोसिएटेड था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, लॉर्ड डलहौजी, राइट। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी जो थे उससे एसोसिएटेड थे। और यहाँ पर एक प्रोविजन इस तरीके की ये पॉलिसी, अब देखो यहाँ पर एक चीज समझो, लॉर्ड डलहौजी ने इस पॉलिसी का इस्तेमाल किया, इस डॉक्ट्रिन का इस्तेमाल किया, और काफ़ी सारे संस्थान थे, प्रिंसली स्टेट्स जो थे वहाँ पर दत्तक अगर कोई राजा गोद दिया गया है तो उसको राजा मानने से इनकार कर दिया और उस रीजन को अपने ब्रिटिश साम्राज्य में जोड़ दिया, आ रहा है समझ में। तो ये लॉर्ड डलहौजी ने किया था, लेकिन इस पॉलिसी की शुरुआत उसने नहीं की थी। अब क्वेश्चन वो नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए ही वॉज नॉट द इन्वेंटर और फाउंडर और आर्किटेक्ट ऑफ दैट पॉलिसी, वो पहले से ही ब्रिटिश की पॉलिसी थी, बट उन्होंने कभी यूज नहीं की थी। डलहौजी ने बस उसको इस्तेमाल करना शुरू किया। फिर सातारा हो, अलग अलग संस्थान जो है वहाँ पर उन्होंने, या फिर झांसी हो, है ना, अलग अलग संस्थान जो है उनको लैप्स कर कर, ठीक है, उनको क्या मतलब राजा ही नहीं है अब इसको, है ना, तो लैप्स कर कर क्या किया, ब्रिटिश साम्राज्य को जोड़ दिया। तो यहाँ पर पूछा है द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाज ए पॉलिसी एम टू, उसका क्या मकसद था, कंट्रोल द रिबेलियंस इन द प्रिंसली स्टेट्स, नहीं, राइट। वो उस पर्टिकुलरली राज्य को खालसा, ठीक है, या फिर लैप्स करने की पॉलिसी थी और ब्रिटिश साम्राज्य को जोड़ने की पॉलिसी थी, ठीक है। एक्सटेंड द मिलिट्री स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिटिश, नहीं। रेगुलेट द लैंडलॉर्ड्स, बिल्कुल भी नहीं। एंड एक्सटेंड द टेरिटोरियल बाउंड्रीज ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, राइट। अपनी सरहदें बढ़ाने की कोशिश थी ये, एक एक राज्य को निगल लेते थे और अपनी सरहदें जो है तो वो बढ़ाते थे, अरे समझ में। तो आंसर जो है वो है डी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है परमानेंट सेटलमेंट ऑफ 1793। 1793 में अंग्रेजों ने एक कानून लाया, एक पॉलिसी लाई बंगाल में पर्टिकुलरली, जिसे कहा जाता है परमानेंट सेटलमेंट। तो कौन सी चीज परमानेंटली सेटल की गई थी? तो जब अंग्रेजों ने राज यहाँ करना शुरू कर दिया तो उनको रेवेन्यू चाहिए था, टैक्स चाहिए था, बट उनके पास उतनी मशीनरी नहीं थी, ठीक है, उतना बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था कि वो हर घर में जाए, हर किसी के फार्मर के पास जाए और ठीक है रेवेन्यू एक ये करे, एक्सट्रैक्ट करे। इतने उनके पास ह्यूमन रिसोर्स ही नहीं था। ये एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि ट्रेडिशनली राजा वगैरह थे, मतलब फॉर एग्जांपल बंगाल का नवाब हो या फिर जो भी वहाँ का लोकल राजा हो, तो जो टैक्स सिस्टम चीज थी वो किसी के द्वारा की जाती। जैसे कि जमींदार होते थे, जमींदार क्या करते थे, टैक्स लेते थे, कुछ ऊपर भेजते थे राजा को, कुछ अपने पास रखते थे, राइट। लेकिन वो जमींदार जो थे वो मालिक नहीं थे जमीन के, ठीक है, वो जमींदार किसी भी हालत में जमीन का मालिक नहीं था। आ रहा है समझ में? अंग्रेजों ने क्या किया, बंगाल, उड़ीसा और बिहार में परमानेंट सेटल कानून लागू कर दिया 1793 में, और कहा जमींदारों को, ठीक है, कि तुम ही अभी जमीन के मालिक हो, ठीक है। और जब ओनर कोई बनता है तो डेफिनेटली फिर वहां पर काम करने वाले जो फार्मर्स है, किसान है, उस पर उसका कंट्रोल जो है और भी सख्त हो जाता है। उनको निकाल देना, ये करना, निकालने की धमकी देना, ज़्यादा काम करवाना, ज़्यादा रेवेन्यू लेना वगैरह, राइट। क्योंकि ब्रिटिश चाहते थे कि ये जमींदार वर्ग जो है एक तो अपना काम करेगा, अपने को रेवेन्यू ला के देगा, दूसरी चीज़ इनको ये लगता था कि फिर वो अपने से लॉयल रहेगा क्योंकि उनका फायदा ज़्यादा है ना। अरे इससे फिर ये भी होगा कि एग्रीकल्चर में भी बढ़ोतरी होगी। ऐसा हुआ नहीं, वो बात अलग है, ठीक है। तो ब्रिटिश का एम ये था परमानेंट सेटल में, तो एक फिक्स उन्होंने क्या किया था, परमानेंट का मतलब है फिक्स, है ना, एक फिक्स टैक्स लगाया, टैक्स परसेंटेज, राइट। कहा कि भाई 10% जो है तुम्हें ऊपर भेजना है, बाकी तुम अपने आप को खुद को कितना भी रखो, कुछ भी जो भी करना है कर लो, लेकिन हमें 10%, ठीक है, ऐसे। तो उसके वजह से देखो, द परमानेंट सेटलमेंट ऑफ 1793 इंट्रोड्यूस पीजेंट राइट्स, नहीं, पीजेंट का राइट्स का हनन हुआ, इनफैक्ट कोई राइट्स इंट्रोड्यूस नहीं किए, ठीक है, वो जमींदार जो है उनको राइट्स दिए गए। उसके बाद बुर्जुआइज प्रॉपर्टी राइट्स इन लैंड टू द जमींदार्स। बुर्जुआ मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी, यस। जमींदार को क्या किया, ओनर माना गया, ओनर ऑफ लैंड, राइट। जमींदार बिकम ओनर ऑफ द लैंड, तो उनको बुर्जुआ राइट मिल गए। बुर्जुआ का मतलब ये होता है कि जो मालिक है, उसके अपनी निजी संपत्ति है, ठीक है, तो ये सही है। बाद में शिपिंग राइट्स ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये बिल्कुल भी नहीं है, राइट। राइट्स ऑफ द वुमेन बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अभी यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा है बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा था, आपको आ रहा है समझ में? मतलब बुर्जुआ का मतलब भी नहीं समझ में आया तो कॉन्टेक्स्ट में पता चल जाता है, ठीक है। लेकिन इस पर डिटेल में क्वेश्चन आने के भी चांसेस है, क्योंकि एक बार बेसिक क्वेश्चन आता है तो सब्सिक्वेंट क्वेश्चन में डिटेल में क्वेश्चन वो पूछते हैं। इसलिए इसको थोड़ा सा परमानेंट सेटलमेंट के जो पॉइंट्स है ना, इसको थोड़ा ठीक से देख लो आप, ठीक है। परमानेंट सेटलमेंट जो है उसका उद्देश्य क्या क्या था। पहले तो परमानेंट सेटलमेंट आया 1793, ठीक है। उसके बाद किसने लाया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस, है ना। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे उन्होंने ये लाया था। आपको ये भी पूछ सकते हैं कि परमानेंट सेटलमेंट किसने इंट्रोड्यूस करवाया, है ना, तो बोलेंगे वॉरेन हेस्टिंग्स वगैरह, ऐसे कई नाम लेंगे, लेकिन आंसर है उसका लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। फिर उसके मेन फीचर्स कौन से थे, देखो मेन फीचर्स, जैसे कि मैंने कहा जमींदार जो है रिकॉग्नाइज एज द ओनर्स ऑफ द लैंड, जमींदार को मालिक बना दिया गया, है ना। उसके बाद उनको एक फिक्स अमाउंट अंग्रेजों को देनी थी ऊपर, ठीक है। इसको इसलिए क्योंकि इसीलिए उसको परमानेंट कहा जाता है, राइट, क्योंकि वो बाद में ऐसा नहीं कि हर साल, इस साल टैक्स बढ़ गया, 2 साल टैक्स बाद टैक्स बढ़ गया, ऐसा नहीं, तो इसलिए परमानेंट फिक्स एक ही रेट है, अब देते रहो। आ रहा है समझ में? उसके ऑब्जेक्टिव क्या थे, उनको लगा कि हमें स्टेबल रेवेन्यू मिलेगा इससे, है ना। और दूसरी चीज़ ये, तो उनको लगा कि लॉयल लैंडलॉर्ड जो है वो काम आएंगे, और आए भी, क्योंकि बाद में जब 1857 का उठाव हुआ, जो रिवोल्ट हुआ, उस टाइम पर ये जो बंगाल का ज़मींदार वर्ग था ना, वो काफ़ी लॉयल रहा,
अंग्रेज़ों के साथ, इसीलिए वहाँ पर जो है रिवोल्ट स्प्रेड नहीं हुआ था। ठीक है, तो ये दोनों उसके मकसद थे। ब्रिटिशों को ये भी लगा था कि अब जबकि ज़्यादा प्रोडक्शन में ज़मींदारों का फ़ायदा है, तो ज़मींदार जो है दे वुड इन्वेस्ट मोर इन एग्रीकल्चर, तो उससे प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया। उन्होंने क्या किया, पीजेंट से, फार्मर से जितना हो सके निकलने की कोशिश की, और फिर बंगाल में जो है पूरी एग्रीकल्चर जो है वो तहस नहस हो गई। ठीक है, तो इतने खराब उसके रिजल्ट आए कि खुद अंग्रेज़ों ने ही ये परमानेंट सेटलमेंट जो है वो बाद में बंद कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 10, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज एसोसिएटेड विथ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन? हिंदुस्तान ठीक है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है, और आर्मी, ठीक है, जो बाद में कहा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, उससे संबंधित कौन था? राइट, सुभाष चंद्र बोस थे क्या? नहीं। अब देखो ये HSRA जो थी एक रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन थी, रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशंस थी। ठीक है, अब इसमें सुभाष चंद्र बोस जो थे वो नहीं थे। भले ही सुभाष चंद्र बोस ने कुछ रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज को सपोर्ट किया हो, एंड ही वाज एसोसिएटेड विद द अनुशीलन समिति, राइट, अनुशीलन समिति के साथ, ठीक है, इनके क्लोज कनेक्शन थे, अनुशीलन है ना, युगांतर, ये क्रांतिकारी घटी थे, बट सुभाष चंद्र बोस वॉज नॉट एसोसिएटेड विद द HSRA। महात्मा गांधी बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि महात्मा गांधी रिवोल्यूशन एंड वायलेंट रिवोल्यूशन की बात ही नहीं करते थे, इनफैक्ट वो उसके खिलाफ थे, तो डेफिनेटली गांधी जी तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता आंसर। ठीक है, उसके बाद लक्ष्मी सहगल, लक्ष्मी सहगल जो इंडियन नेशनल आर्मी जो थी, आज़ाद हिंद फौज है ना, आज़ाद हिंद सेना जो थी या फिर जो फौज थी, उसमें रानी ठीक है, झांसी रेजिमेंट जो थी उनकी प्रमुख थी। आ रहा है समझ में? एंड आज़ाद हिंद सेना जो थी वो बाद में बनी थी, राइट। तो शी वॉज एसोसिएटेड विद द आज़ाद हिंद सेना और इंडियन नेशनल आर्मी, दैट इज INA, ठीक है, जिसको लीड सुभाष चंद्र बोस ने किया था, उससे ये एसोसिएटेड थी। तो ये भी आंसर नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आंसर जो है वो है भगत सिंह। ठीक है, और HSRA जो है उसके ठीक है फाउंडेशन में भगत सिंह तो थे ही, है ना। ठीक है, उसमें भगत सिंह थे, मतलब फिरोज शाह कोटला जो है ना, फिरोज शाह कोटला जो दिल्ली में है, राइट, यहाँ पर इस ऑर्गेनाइजेशन का गठन हुआ था, राइट। और इसमें भगत सिंह थे, भगत सिंह के साथ साथ सुखदेव थे, राजगुरु थे, चंद्रशेखर आज़ाद थे, भगवती चरण वोहरा थे। ठीक है, तो ये नाम आपको थोड़े से याद होने चाहिए। ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, भगवती चरण वोहरा। ठीक है, ये लोग जो थे वो HSRA से जो थे वो एसोसिएटेड थे। उनका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य यही था कि अंग्रेज़ों को यहाँ से खदेड़ देना, भगाना, राइट, एंड सोशलिस्ट रिपब्लिक इंडिया को बनाना, यह उनका टारगेट था। ठीक है, एंड अगेन जहाँ जहाँ पर अन्याय हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, उसको खत्म करना। देखो, इंडियन नेशनल आर्मी जिसकी अभी अभी हम बात कर रहे थे, इंडियन नेशनल आर्मी वाज ऑर्गेनाइज्ड टू फाइट अगेंस्ट, ठीक है, किसके खिलाफ लड़ने के लिए इंडियन नेशनल आर्मी को ऑर्गेनाइज किया गया था? ठीक है, अब इंडियन नेशनल आर्मी दैट इज INA, है ना, मैंने आपको बताया कब इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, 1942 में, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, एंड ब्रह्मदेश हो, है ना, मलाया वगैरह जो है वहाँ से अंग्रेज जो है जापान के खिलाफ हार रहे थे,
और वो पीछे हट रहे थे। पीछे हटते टाइम क्या हुआ था कि उन्होंने बस गोरे लोगों का ही सोचा, अंग्रेज लोगों का ही सोचा, और इंडियंस का सोच ही नहीं रहे थे। तो अपनी आर्मी जब जो वहाँ पर इंडियंस सोल्जर फाइट कर रहे थे, उनको ये रियलाइज़ हुआ कि भाई ये अंग्रेज कितने सेल्फिश है, हम उनके लिए फाइट कर रहे हैं एंड वो हमें ही नहीं पूछ रहे। तो उनमें से कुछ लोग थे जैसे कि कैप्टन मोहन सिंह, है ना, कैप्टन मोहन सिंह जो थी, उन्होंने आईएनए फाइंड की, ठीक है, शी वॉज द फाउंडर। जापान की मदद से कैप्टन मोहन सिंह ने आईएनए बनाई। देखो आईएनए के फाउंडर जो है मोहन सिंह है, सुभाष चंद्र बोस नहीं है। मोहन सिंह को जब बाद में कुछ उनकी जापानियों से अनबन हुई कुछ चीज़ों को लेकर, पर्टिकुलरली उनको जापान के भी इंटेंशन पर बाद में डाउट आने लगा, ठीक है, तो जापानियों ने उन्हें अरेस्ट किया था और बाद में एग्जीक्यूट भी किया, ठीक है। तब जाके सुभाष चंद्र बोस जो थे, 1943 में सुभाष चंद्र बोस आए, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस आए एंड देन उन्होंने लीड किया, राइट। तो इसका पर्पस था, वो किसके अगेंस्ट फाइट कर रहे थे? ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, द ब्रिटिश इंडिया, ठीक है, अंग्रेजों के खिलाफ वो फाइट कर रहे थे। जर्मनी और जापान, ठीक है, इनकी सहायता ली थी, असिस्टेंस। ये सुभाष चंद्र बोस को हेल्प कर रहे थे, असिस्ट कर रहे थे अगेंस्ट द ब्रिटिश। इसलिए ये आंसर नहीं है, क्योंकि आपको पूछा है कि फाइट अगेंस्ट, ठीक है। रशिया का तो सवाल ही नहीं, क्योंकि इंडिया जो है या फिर आईएनए का रशिया के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, ठीक है। और जापान नहीं है, ठीक है, जापान जैसे कि मैंने कहा जापान असिस्ट ही कर रहा था, इनफैक्ट जर्मनी भी, राइट। तो यह देखो, क्योंकि अगर ये क्यों दिया है उन्होंने जापानी यहाँ पर और आंसर यहाँ पे क्यों रखा है, इसका रीज़न यही है। अगर आपने फाइट अगेंस्ट ठीक से नहीं पढ़ा एग्ज़ाम की हड़बड़ी में, ठीक है, एग्ज़ाम हॉल का जो प्रेशर होता है, जल्दबाजी में ठीक से नहीं पढ़ा क्वेश्चन, तो आप जनरली यही दो ऑप्शन ढूंढते रहोगे। बट क्वेश्चन को ठीक से देखो किसके अगेंस्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन वैसे देखा जाए तो वो ईजी लेवल है, डिफिकल्ट नहीं है उसकी। तो अभी हम 12 नंबर का क्वेश्चन देख लेंगे। 12 नंबर का क्वेश्चन जो 2014 में ही पूछा गया है एनडीए फर्स्ट में, ठीक है, कि देखो द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज विड्रॉन फॉर दी, असहकार मूवमेंट जो थी, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो थी, वो वापस क्यों ली गई, वो वापस लेने का क्या कारण था, ठीक है, ये हमें क्वेश्चन पूछा है उन्होंने। गॉट इट। अगर आंसर आपको डायरेक्टली पता है तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। जैसे कि चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था उस टाइम पर, है ना, एक चौरी गोरखपुर जिले में, उत्तर प्रदेश का जो गोरखपुर जिला है वहाँ पर चौरी चौरा नाम का एक इलाका है। वहाँ पर मूवमेंट के दरमियान आंदोलकों ने क्या किया था, एक पुलिस चौकी को आग लगा दी थी और उसमें 22 पुलिस जो है पुलिसकर्मी वो जलकर उनकी मौत हुई थी। तो गांधी जी ने ये सोचा कि जनता अभी, ठीक है, अहिंसक सत्याग्रह के लिए तैयार नहीं है, तो इसलिए हमें यह आंदोलन आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। तो बिकॉज ऑफ दैट चौरी चौरा इंसिडेंट गांधी जी ने क्या किया था, 1922 में, ठीक है, मूवमेंट जो थी वो वापस ले ली थी, ठीक है। तो हमारा आंसर ये है, व्हाट इट। तो देखो फिर क्रोनोलॉजी के हिसाब से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ये तो डायरेक्ट नॉलेज हुआ, है ना। क्रोनोलॉजी के हिसाब से देखोगे, फॉर एग्जाम्पल नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो थी एनसीएम, वो कब शुरू हुई थी, उसका दौर है 1920 से 22, है ना। ठीक है, यहाँ पर देखो 1922 ये जनरली उसका एक पीरियड माना जाता है। तो अब यहाँ पर क्रोनोलॉजी अप्लाई करके देखो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है उसकी डेट टू 1914 टू 1918, राइट। और मूवमेंट उसके बाद 2 साल शुरू हो गए और वो 2 साल बाद कॉल अप किया, तो डेफिनेटली वर्ल्ड वॉर पहले ही खत्म हो चुका था, है ना, मूवमेंट तब शुरू भी नहीं हुई थी। तो वो कारण नहीं हो सकता कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के लिए, ठीक है, सिंपल क्रोनोलॉजी भी अप्लाई करोगे तो भी आप इस ऑप्शन को कट करोगे, ठीक है। बारडोली सत्याग्रह कब हुआ था, 1928 में हुआ था,
राइट, उसका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो वो 1928 की मूवमेंट है, ठीक। ये सत्याग्रह वन ऑफ द सक्सेसफुल सत्याग्रह में गुना जाता है, बट ये मूवमेंट कॉल अप करने के 6 साल बाद हुआ था, ठीक है। तो ये भी आंसर नहीं है। उसके बाद गांधी आयरविन पैक्ट, गांधी आयरविन पैक्ट कब हुआ? 1931 में, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, है ना, सविनय कायदे भंग, साल्ट मार्च वगैरह जो था ना, दांडी यात्रा वगैरह, उस टाइम का है। मतलब ये तो इंसिडेंस और भी बात का है, राइट। तो ये भी आंसर नहीं है। मतलब इवन इफ यू अप्लाई द क्रोनोलॉजिकल नॉलेज, यू नो, अगर आपको पता है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब शुरू हुई थी, ठीक है, और बाकी के इंपॉर्टेंट इंसिडेंट जो है कब हुए थे, इतना भी आप लॉजिक अप्लाई करोगे तो भी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आप फाइंड आउट कर सकते हो। अब आप एक काम करो कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को थोड़ा और पढ़ो इसके बारे में, क्योंकि हो सकता है मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन इस बार आ जाए उस पर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, 2014 में काफ़ी क्वेश्चंस आए थे मॉडर्न हिस्ट्री पे, पर्टिकुलरली गांधीयन फेज पर या फिर कांग्रेस के फेज पर। अब देखो 13 नंबर का क्वेश्चन है कि विच ऑफ अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। नॉट को ठीक से देख लो यहाँ पर, राइट। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट बाल गंगाधर तिलक, है ना। तिलक के बारे में क्या सही नहीं है, इसका मतलब है 4 स्टेटमेंट्स में, 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन जो है गलत है, बाकी 3 उनके बारे में सही है, बट हमें क्या सही नहीं देखना है, राइट। ही स्टार्टेड न्यू इंग्लिश स्कूल इन पूना, क्या ये सही है? यस, ये सही है। उन्होंने गोपाल गणेश आगरकर या फिर और भी कुछ लोग थे, ठीक है, उनके साथ मिलकर उन्होंने क्या किया था, न्यू इंग्लिश स्कूल की जो है स्थापना पूना में की थी। तो ये स्टेटमेंट जो है वो सही है, करेक्ट है, ठीक है। बट हमें जो है उन्होंने इनकरेक्ट पूछा है, तो वो स्टेटमेंट ढूंढना पड़ेगा। ही फाउंडेड द श्री शिवाजी फंड कमिटी फॉर सेलिब्रेशन ऑफ द शिव जयंती, राइट। ही फाउंडेड द श्री शिवाजी फंड कमेटी, शिवाजी फंड कमेटी। अब हमें पता है कि लोकमान्य तिलक ने 1895 में, ठीक है, उन्होंने क्या किया था, शिव जयंती एंड गणेश उत्सव जो थे वो शुरू किए थे। तो यहाँ पर शिव जयंती है, तो आप इसको इजीली आप क्या करोगे, टिक करोगे कि हाँ फिर ऐसा कोई फंड भी तैयार किया होगा, क्योंकि सेलिब्रेशन के लिए पैसे लगेंगे वगैरह। तो इतना याद रखो, डेफिनेटली तिलक इज एसोसिएटेड विथ सेलिब्रेशन ऑफ द शिव जयंती, बट उन्होंने ऐसी कोई फंड कमेटी बनाई थी, इसका कोई हिस्टोरिकल रिकॉर्ड नहीं, या फिर एविडेंस नहीं, या फिर ऐसी कोई चर्चा भी नहीं है। आ रहा है समझ में? दैट्स वाई ये स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। आ रहा है समझ में? ऐसी कोई कमेटी तिलक ने फंड कमेटी नहीं बनाई थी। तो क्वेश्चन को ठीक से पढ़ो, क्योंकि बहुत बार शिव जयंती है तो आपको हाँ ही वॉज एसोसिएटेड विद इट, ऐसा नहीं है। ही प्रीच द कल्ट ऑफ सेल्फ रिलायंस, ठीक है, सेल्फ रिलायंस यानी स्वावलंबन, ठीक है, स्वावलंबन, राइट। डेफिनेटली ही प्रीच द कल्ट ऑफ स्वावलंबन, सेल्फ रिलायंस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ स्वदेशी मूवमेंट, है ना। स्वदेशी जो आंदोलन चल रहा था पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद, उसके चलते तिलक ने सेल्फ रिलायंस जो है उस पर जोर दिया था, लोगों को कहा था कि आप सेल्फ रिलायंट बनो। तो उसमें नेशनल एजुकेशन, है ना, ये सारी जो चीज़ें हैं उसमें ही आती है। तो ये जो है ये स्टेटमेंट सही है, करेक्ट है। एंड डी, ही ट्रांसफॉर्म हाउस होल्ड वर्शिपिंग ऑफ द गणेशा इनटू पब्लिक इवेंट, ठीक है। गणेशोत्सव जो सार्वजनिक गणेशोत्सव आपको पता है, ठीक है, चित्पावन ब्राह्मणों में ये हाउस होल्ड फेस्टिवल होता था। मतलब घर में गणपति बिठाने की जो प्रथा थी वो महाराष्ट्र के फॉर एग्जांपल चित्पावन ब्राह्मण जो थे उनमें ये प्रथा पहले से ही थी, ठीक है। इंक्लूडिंग तिलक के घर में भी ये बिठाया जाता था, बट ये पब्लिक सेरेमनी नहीं थी। आ रहा है समझ में? ठीक है, पब्लिक इवेंट जो है उसको तिलक ने ही प्रमोट किया, उसको पब्लिक इवेंट बनाया। इसलिए बनाया कि उस जरिए लोग इकट्ठा हो जाएंगे, है ना, फिर अंग्रेज़ों के खिलाफ फाइट करना ईजी वगैरह हो जाएगा। ये उनकी सोच थी उसके पीछे। तो डेफिनेटली एक हाउस होल्ड वर्शिपिंग का इवेंट जो था गणेश पूजा का, है ना, गणेश पूजा का, उन्होंने उसको पब्लिक इवेंट बनाने में योगदान दिया था, राइट।
और भी लोग इसी डायरेक्शन में कोशिश कर रहे थे उस टाइम पर, तो तिलक का नाम जो है प्रोमिनेंटली हिस्ट्री में लिया जाता है, राइट। तो हमें क्या पूछा है कि क्या करेक्ट नहीं है, तो देखो द स्टेटमेंट ऑप्शन बी जो है हमारा आंसर होना चाहिए, बिकॉज ऑप्शन बी जो है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। ठीक है, देखो दो स्टेटमेंट दिए हैं हमें, और हमें ऑफ कोर्स हमें क्या फाइंड आउट करना है कि वेदर द बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट और नॉट। एंड अगर दोनों के दोनों करेक्ट है तो हमें फाइंड आउट करना है कि वेदर द स्टेटमेंट 2 इज ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टेटमेंट 1 है या नहीं, देखना है। ठीक है, अब देखो यहां पर लिखा है स्टेटमेंट 1 में, है ना, कि द डिफेक्ट्स ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है, डिफेक्ट ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट एंड एक्सर्जेंसीज ऑफ द ब्रिटिश पॉलिटिक्स नेसेसिटेड द पासिंग ऑफ द पिट्स इंडिया एक्ट। दो कानूनों के बारे में क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन उतना भी डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट जो था वो कब आया था, 1773, आ रहा है समझ में, और पिट्स इंडिया एक्ट जो है, ठीक है, उसके बाद आया था। ठीक है, आई गेस 1781 के करीब वो आया था एक्ट। ठीक है, और उन्होंने यहाँ पर यह लिखा है कि रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है, 1773 का, उसमें कुछ डिफेक्ट थे। ठीक है, उस डिफेक्ट्स के चलते कुछ खामियां थी, उन खामियों के चलते अंग्रेजों को पिट्स इंडिया एक्ट पास करना पड़ा। पिट्स जो थे उस टाइम ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने ही वो कानून ब्रिटिश पार्लियामेंट में लाया था, इसलिए इसको पिट्स इंडिया एक्ट कहते हैं, राइट। और ये स्टेटमेंट कहता है कि उससे पहले जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें कुछ खामियां थी, इसलिए एक्ट लाना पड़ा। सही बात है, उसकी वजह क्या खामियां थी, रेगुलेटिंग एक्ट जो था ना, तो उसमें पहले तो ये कि गवर्नर जनरल और उसकी जो काउंसिल थी, ठीक है, उनमें कॉन्फ्लिक्ट उस एक्ट की वजह से पैदा हुआ था, कि मतलब कुछ चीज़ें क्लियर नहीं थी। एक खामी ये भी थी कि सुप्रीम कोर्ट जो था, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सुप्रीम कोर्ट जो था, तो सुप्रीम कोर्ट को ज़्यादा पावर्स दी गई थी, जैसे कि इंग्लैंड में थी, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट कैन चेक द पावर ऑफ गवर्नर जनरल, लेकिन उनको तो इंडिया को लूटना था अंग्रेजों को, है ना। तो उनको लगा कि ब्रिटेन में जैसे सुप्रीम कोर्ट पावरफुल है, उस तरीके की पावर्स यहाँ देकर नहीं चलेगा। ठीक है, लेकिन रेगुलेटरी एक्ट में तो सुप्रीम कोर्ट को ज़्यादा पावर दे दी थी। ठीक है, ऐसे कई डिफेक्ट्स थे उसमें, लेकिन ये दो प्रमुख थे डिफेक्ट्स। ठीक है, तो फिर पिट्स इंडिया एक्ट आया, और पिट्स इंडिया एक्ट ने क्या किया कि ज़्यादा पावर जो है यार कंपनी को भी रेगुलेट करना था, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी ये कंपनी थी, ट्रेडिंग कंपनी थी, राइट। पॉलिटिक्स करना, रूल करना वगैरह उसका काम नहीं था, बट ऐसा था कि रूल करना काम जो था ब्रिटिश पार्लियामेंट का काम था। तो फिर उन्होंने पिट्स इंडिया एक्ट पास करवाया, एंड पिट्स इंडिया एक्ट ने कंपनी को कहा कि भाई ठीक है, आप कंपनी चलाओ। ठीक है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ, ठीक है, कंट्रोलर भी कहा जाता है। ठीक है, ये दोनों अलग अलग बोर्ड बनाए गए, और कंपनी को कहा कि डायरेक्टर्स को कहा कि तुम क्या करो, कंपनी का कारोबार देख लो, प्रॉफिट लॉस, ठीक है, जो सब देख लो, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है वो क्या करेगा, पॉलिटिक्स देखेगा, पॉलिटिक्स, राइट। तो यहां पर बेसिकली ड्यूअल गवर्नमेंट आया, ड्यूअल गवर्नमेंट जो पिट्स इंडिया एक्ट ने लाया था, राइट, कि कंपनी को रेगुलेट करने की कोशिश की गई यहां पर। तो स्टेटमेंट 1 जो है वो तो ऐसे ही करेक्ट है, राइट। स्टेटमेंट 2, पिट्स इंडिया एक्ट देखो गेव द ब्रिटिश गवर्नमेंट सुप्रीम कंट्रोल ओवर द कंपनीज अफेयर एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो डेफिनेटली बिकॉज ऑफ दैट एक्ट ड्यूअल गवर्नमेंट आया, ड्यूअल गवर्नमेंट ने क्या किया, कंपनी पर कंट्रोल हासिल कर लिया, राइट। कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन जो था, कंपनी के जो अफेयर्स थे उसको कंट्रोल किया, कहा कि तुम बस व्यापार देख लो, राइट, पॉलिटिक्स देखने के लिए अलग बोर्ड रहेगा। ठीक है, इस तरह क्या किया, पिट्स ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल में रखा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो देखो स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है,
एंड स्टेटमेंट 2 जो है इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट जो है 1 जो है उसका वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। आ रहा है समझ में? तो इसका आंसर जो है वो ए है। यहाँ पर देखो, मैंने जो अभी अभी आपसे डिस्कस किया था, कोर्ट जो है या फिर बोर्ड, जिसको कोर्ट भी कहा था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जिसके पास कमर्शियल अफेयर्स देखना बस उसका काम था, एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स जो है उसको हैंडल करता था। तो कंपनी को जो है इफेक्टिवली रेगुलेट किया था पिट्स इंडिया एक्ट ने। दैट इज द प्रोसेस हियर। फिफ्टीन नंबर का क्वेश्चन देख लो। 2014 एनडीए 2 में ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, बाय द लेट 19th सेंचुरी इंडिया वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ, ठीक है, बाय द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी। तो इंडिया किस चीज का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर था एंड एक्सपोर्टर भी था, राइट? तो देखो, पहले हमारे यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल कॉटन यार्न है ना, एंड व्हीट जो था, इसका इंडिया बाय द ठीक है मतलब लेट 19th सेंचुरी तक, आ रहा है समझ में, लेट 19th सेंचुरी तक जो थे हम ये थे एक्सपोर्टर थे, दुनिया को बेचते थे। बट अंग्रेज़ों ने जो अपनी पॉलिसी चलाई उसके चलते अपने जो लोकल इंडस्ट्री जो है, पर्टिकुलरली टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो डाउन हो गई। टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है, ठीक है, वो बाद में डाउन हो गई अपनी, ठीक है, 20th सेंचुरी में। लेकिन 19th सेंचुरी तक तो इंडिया कॉटन एंड यार्न जो है वो एक्सपोर्ट करता था, राइट? लेकिन बाद में प्रॉब्लम ये आया, ठीक है, कि हमें रेडीमेड कपड़ा इंपोर्ट करना पड़ा। हम यार्न तो एक्सपोर्ट करते थे लेकिन रेडीमेड कपड़ा हमें इंपोर्ट करना पड़ रहा था, राइट? तो ये है। शुगर एंड अल्कोहल तो नहीं, ये तो प्रोसेस्ड है। प्रोसेस में मतलब जो फिनिश गुड है ना, फिनिश गुड में ब्रिटिश इंडस्ट्रियलिस्ट जो थी या फिर ब्रिटेन ने क्या किया था, इंडिया को सिर्फ एक जो कॉलोनी बनाया था, तो कॉलोनी का काम होता है रॉ मटेरियल सप्लाई करो, एंड साथ ही साथ फिनिश गुड नहीं, फिनिश गुड अंग्रेज बनाएंगे, वो रॉ मटेरियल खरीद कर, मतलब गन्ना खरीदेंगे, शुगर बनाएंगे और वो महंगी शुगर हमें बेचेंगे। दैट इज व्हाट द कॉलोनियलिज्म वाज, राइट? तो हम क्या एक्सपोर्ट करते थे? कॉटन, यार्न एंड व्हीट, जो कि कच्चा माल है, राइट, रॉ मटेरियल है, राइट, रॉ मटेरियल है। बाकी शुगर, ठीक है, उसके बाद आयरन, स्टील है ना, शुगर, अल्कोहल, ये सब जो है फिनिश्ड गुड है, फिनिश्ड गुड्स, राइट? इसको हम इंपोर्ट करते थे, ठीक है। ये भी लॉजिक आप यहां पर लगा सकते थे। ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो, 2014 के एनडीए 2 में क्वेश्चन पूछा था, द फैक्ट्री एक्ट ऑफ 1891, ठीक है, जो फैक्ट्री एक्ट आया, इससे पहले जो पहला फैक्ट्री एक्ट आया था, ये भी याद रखो आप, फर्स्ट जो आया था, फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट जो आया था वो आया था 1881 में, राइट? और ये जो आया था ये सेकंड वाला था, है ना। द फैक्ट्री एक्ट ऑफ 1891 इन इंडिया वाज एनेक्टेड टू, ठीक है। क्यों अंग्रेजों ने ये एनेक्ट किया था, क्यों ये कानून लाया था, ठीक है, फैक्ट्री एक्ट? अब देखो, इसका आंसर जो है ट्रिकी है थोड़ा सा, राइट? और उस फैक्ट्री एक्ट को जो है काफ़ी लोगों ने अपोज किया था, और जो उस टाइम पे जो वट एवर द काउंसिल्स थी उन्होंने भी, इंडियंस जो थे उन्होंने अपोज किया था, ठीक है। उसका कारण था, राइट? अब फैक्ट्री एक्ट जब आया तो फैक्ट्री एक्ट में क्या था? एक था, ठीक है, रेगुलेशन ऑफ वर्क आवर, वर्किंग आवर्स, ठीक है। फिर प्रोहिबिशन और रेस्ट्रिक्शन ऑन चाइल्ड लेबर, ठीक है, इसके प्रोविजंस थे, राइट? तो आप तो यही बोलोगे कि ये तो फिर कल्याण के लिए था, लोगों के वेलफेयर के लिए था, अच्छे के लिए था, है ना। तो यहाँ पर आंसर जो है वो ए होना चाहिए। जैसे कि अगर
वर्किंग आवर, जैसे कि आज 8 घंटे काम हमें प्रेजेंट लॉ के हिसाब से करना पड़ता है, राइट। लेकिन अगर ज़्यादा काम करना पड़े तो लीगली आप उसको अपोज कर सकते हो, ठीक है, कि भाई 8 घंटे की शिफ्ट होती है तो ज़्यादा नहीं। असल में अभी आज भी आपको पता ही है ये लेबर लॉ वीक ही है, बट देखो फिर भी टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ लेबर इन इंडिया, तो आप बोलोगे कि सर यही मकसद रहेगा इसका, राइट। लेकिन अंग्रेजों ने इसलिए नहीं लाया था वो, ये प्रोविजंस उन्होंने इसमें रखी थी, लेकिन ये हो रहा था कि जो ब्रिटिश कंपनीज थी, पर्टिकुलरली लैंकशायर में, इंग्लैंड में, तो वो मशीन के जरिए प्रोडक्शन ले रही थी, वहाँ पर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था, है ना, तो उनका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता था, ठीक है। तो कॉस्ट कटिंग जो था उनको करना इजी था। अब उनसे कम्पीट करना है इंडियन, ठीक है, बिजनेसमैन को या फिर हमारे यहाँ के कैपिटलिस्ट को, तो उनको लेबर कॉस्ट कम रखना ज़रूरी था और प्रोडक्शन ज़्यादा लेना ज़रूरी था, है ना। इसलिए वो क्या करते थे, वो लेबर को जो है, ठीक है, मतलब वेज जो है एज कम्पेयर टू इंग्लैंड, यहाँ पर वेज कम मिलता था एंड ज़्यादा काम करना पड़ता था, काम करते थे, ठीक है, और ज़्यादा प्रोडक्शन लेते थे ताकि अंग्रेज़ों के साथ उसकी कंपटीशन हो, राइट। ब्रिटिश के दिमाग में ये आया था, इसलिए उन्होंने इस एक्ट की जो चाल खेली थी, और उनको लगा कि अगर हम रेगुलेट करेंगे तो इंडियंस का प्रोडक्शन कम हो जाएगा और उसका फ़ायदा क्या हो जाएगा, लेवल प्लेइंग फील्ड, मतलब जो अंग्रेज जो है उनको एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगा, राइट। तो बेसिकली अंग्रेजों का इंटेंशन जो था वो वेलफेयर नहीं था, उनके पीछे उनके काले इरादे थे, तो ये हमें समझना चाहिए। इसीलिए तो इंडियंस जो थे उन्होंने अपोज किया था इस एक्ट को। आ रहा है समझ में? देखो, द फैक्ट्री ऑफ 1891 इन इंडिया वाज एनेक्टेड टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द लेबर इन इंडिया। आपको लग सकता है ये सही आंसर है, बट ये सही आंसर नहीं है, क्योंकि अंग्रेजों का वो इंटेंशन तो नहीं था। क्योंकि जहाँ पर फिर अंग्रेज, ठीक है, वहाँ पर उनकी फैक्ट्रीज थी, वहाँ पर जो इंडियंस काम करते थे वगैरह, उनको तो वो लुटते ही थे, राइट, उनका तो एक्सप्लॉयटेशन ही करते थे, ठीक है। एंश्योर द ग्रेटर गवर्नमेंटल कंट्रोल ओवर द इंडस्ट्री इन इंडिया, नहीं, कोई भी लॉ जो पास होता है तो डेफिनेटली वो गवर्नमेंट को कंट्रोल देता है, बट इंटेंशन वो नहीं था, ठीक है, वो एंश्योर करने के लिए उन्होंने लॉ नहीं लाया था। प्रोवाइड ए लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर इंग्लिश मैन्युफैक्चरर, राइट, ए लेवल प्लेइंग फील्ड, ठीक है, फॉर इंग्लिश मैन्युफैक्चरर, ये असली मकसद था अंग्रेजों का, ताकि, ठीक है, इंडियंस को एडवांटेज ना मिले। आ रहा है समझ में? वो एडवांटेज खत्म कर, अगर हो जाएगा, फिर वहाँ पर भी 8 घंटे, यहाँ पर भी 8 घंटे, तो क्या हो जाएगा, उसको उनको पता था कि फिर यहाँ पर ब्रिटिशर्स जो है वो आगे चले जाएंगे, क्योंकि उनके पास मशीनें हैं। तो यही था लेवल प्लेइंग फील्ड देना, क्योंकि पहले ये होता था कि इंग्लिश मर्चेंट्स को, बिजनेसमैन को compete करना डिफिकल्ट जा रहा था, ठीक है। एंड देन एनेबल ग्रेटर पॉलिटिकल कंट्रोल और इंडियन इंडस्ट्री, नो, ये तो नहीं था, उद्देश्य तो नहीं था, ठीक है जी। सो आंसर वाज सी। काफ़ी स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन जो था वो गलत हुआ था उस टाइम पर, और अभी भी इस पर कभी कभी डिबेट होता रहता है कि इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। यहाँ पर इंटेंशन पूछे हैं, राइट, ब्रिटिशर्स के। देखो, यहाँ पर क्वेश्चन ये है, 17 नंबर का क्वेश्चन 2014 का, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट द वर्किंग ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल। मैंने आपको कहा है, एक बार क्वेश्चन आने के बाद दूसरी बार वो ट्रिगर होता ही है। परमानेंट सेटलमेंट जो था हमने देखा है ना, क्या था वहाँ पर। अब देखो कि उस पर मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन आया, राइट, और 2014 में ही पूछा, मतलब सेकेंड एनडी में ही, सेम ईयर में, ठीक है। तो ये इसलिए एनालिसिस इंपॉर्टेंट होता है। अब देखो यहाँ पर क्या पूछा है, ठीक है, हमें करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है, किस बारे में, परमानेंट सेटलमेंट के बारे में, है ना। इसीलिए मैंने परमानेंट सेटलमेंट के बारे में, परमानेंट सेटलमेंट कब आई थी आपको याद है, 1793, है ना, ठीक। परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल क्या सही है, देखो, द ट्रेडिशनल जमींदार्स लॉस्ट देयर लैंड्स, ठीक है। अभी इसका भी आंसर जो है अलग अलग, इसमें अलग अलग दिया है, और मैंने जैसे कहा कि ऑफिशियल की मुझे अवेलेबल नहीं हुई, तो इसका कमीशन का आंसर, ठीक है, मुझे पता नहीं है, बट इसका आंसर देखो क्या है, द ट्रेडिशनल जमींदार्स लॉस्ट देयर लैंड्स,
क्या ये हुआ क्या, मतलब एक असर हुआ क्या उसका? परंपरागत जो जमींदार थे उन्होंने अपनी जमीन गंवा दी, राइट। तो देखो उसका नतीजा ये हुआ, तो मतलब परमानेंट सेटलमेंट वो इतनी अन्यायकारी थी कि ब्रिटिश का जो परमानेंट, तो उन्होंने एक रेवेन्यू फिक्स किया था, फिक्स टैक्स था, राइट, फिक्स टैक्स डिमांड, है ना। तो इसमें ये भी था, उनको ओनर तो बना दिया, हमने ये डिस्कशन किया था, बट याद रखो ये भी जमींदार पर एक कंडीशन रखी गई थी कि अगर वो उतना जो तय किया हुआ टैक्स रेवेन्यू नहीं लाके देता, पर्टिकुलरली सनसेट लॉ था एक, सनसेट लॉ, मतलब एक डे, पर्टिकुलर डेट तय की जाती थी, है ना, और फॉर एग्जांपल 30 जनवरी, राइट, डेट तय की जाती थी, और उसके शाम तक, सनसेट होने तक उसने वो नहीं दिया तो उसकी ज़मीन जो थी वो जब्त हो जाती थी, और फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट उसका ऑक्शन करते थे और किसी और ज़मींदार को देते थे, या फिर जो भी लेगा उसको दे देते थे। आ रहा है समझ में? तो इसकी वजह से ये हुआ, ये डिमांड इतनी सख्त थी कि, और इतनी बड़ी थी कि उतना रेवेन्यू हासिल करना ही डिफिकल्ट था, तो बहुत से ज़मींदारों की ज़मीनी जो थी वो चली गई थी। तो ये स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट है, द ट्रेडिशनल जमींदार लॉस्ट देयर लैंड्स, ठीक है, क्योंकि अबाउट द वर्किंग पूछा है आपको, अबाउट द वर्किंग ऑफ द लॉ और वर्किंग ऑफ द पॉलिसी, उस पॉलिसी के चलते क्या हुआ, ये हुआ क्या, ये हुआ। सेकंड, द रीजन फॉर द जमींदार्स इनएबिलिटी टू पे अप लैंड रेवेन्यू was that the रैयत डिफॉल्टेड ऑन पेमेंट ऑफ द रेवेन्यू। जमींदार इसलिए नहीं दे पा रहे थे टैक्स ऊपर, मतलब पूरा जितना तय किया हुआ है, क्योंकि रैयत मतलब वहां पर काम करने वाले जो फार्मर्स थे, जमींदार थोड़ी काम कर रहा था, जमींदार शहरों में बैठते थे, है ना, हजारों एकड़ जमीन उनको मिली थी, ठीक है। तो जो वहां पर काम करने वाले जो लोग हैं वगैरह, राइट, जो जिसे रैयत बोला जाता है ना, रैयत, रैयत डिफॉल्टेड ऑन द पेमेंट, ठीक है। तो फार्मर्स थे, किसान थे, वो डिफॉल्ट करते थे, मतलब पूरा का पूरा नहीं देते थे, कभी कभी कुछ भी नहीं देते थे। ये कारण था कि ये हुआ। अब ये होने के कई कारण थे, राइट। कभी कभी क्या हो जाता था, रैयत क्यों नहीं देती थी, वाई, ठीक है। तो रीजन ये था ये कि कभी कभी अकाल पड़ जाता था, ठीक है। पहला तो कारण ये था कि ये टैक्स अमाउंट ही बहुत ज्यादा थी, ठीक है, सो हाई हाई रेवेन्यू, राइट। तो ये होता था कि वो इतना दे ही नहीं सकता था। एक तो कभी कभी प्रोडक्शन क्रॉप लॉस होता था, है ना, बिकॉज ऑफ द फैमाइन हो या फिर अकाल पड़ा हो तो फैमिली होता। कभी कभी ये था कि उतना देना उसको, अगर वो उतना दे देता तो उसको खुद को कुछ नहीं बचता था, ठीक है, बहुत थोड़ी अमाउंट बचती थी, तो फिर वो उतना पूरा ऊपर दे ही नहीं सकता था, है ना। तो हाई रेवेन्यू भी था, फेमाइन्स भी थे, राइट, क्रॉप लॉस, इसके चलते बार बार रैयत जो थी वो डिफॉल्टर बनती थी, और फिर जमींदार को ही नहीं आया उतना, तो जमींदार ऊपर कहां से देगा, है कि नहीं। तो ये भी एक हुआ था, द रीजन जमींदार दे नहीं सकते थे, उसका कारण ये था कि रैयत कई कारणों की वजह से डिफॉल्ट कर रही थी, ठीक है। कभी कभी तो वो खेती छोड़कर ही भाग जाते थे क्योंकि कुछ फायदा ही नहीं करना, ठीक है। थर्ड, ए न्यू ग्रुप ऑफ फार्मर्स, द जोतेदार बिकम द इन्फ्लुएंशियल, राइट, ए न्यू ग्रुप ऑफ द फार्मर्स दैट इज जोतेदार बिकम द इन्फ्लुएंशियल। अब जोतेदार जो थे, एक यहां पर देखो, ठीक है, जोतेदार जो थे यहां पर, ठीक है, ए न्यू ग्रुप ऑफ द फार्मर्स दैट इज जोतेदार बिकम इन्फ्लुएंशियल। ये कई कई आंसर की में ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट दिया है, कुछ लोगों ने करेक्ट दिया है, राइट। अब हमें क्या पकड़ना है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि ये कि जोतेदार इन्फ्लुएंशियल तो बन गए थे, राइट, बट जोतेदार मतलब लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड भी किसी को अपॉइंट करता था कि भाई तू इतना दे, लैंड ट्रैक्ट उनको दे दिए थे कि तू लाके मुझे दे, क्योंकि उन्होंने चेन बनाई थी, ठीक है, बिचौलिया बहुत आए थे, मिडलमैन बहुत आए, तो जोतेदार ऐसे मिडलमैन ही थे, वो थोड़ा बहुत मनी लेंडिंग का बिजनेस भी करते थे, ठीक है। तो ये जोतेदार पावरफुल बन गए, हाँ बन गए ना, क्योंकि इनका जितने भी मिडलमैन थे वो ज़्यादा पावरफुल बन गए, क्योंकि हर कोई अपना शेयर निकालता था, बचा हुआ ऊपर देता था। आ रहा है समझ में? सो दैट वाज वन रीजन। अब न्यू ग्रुप, कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने न्यू ग्रुप को ऑब्जेक्ट किया शब्द को, ठीक है, कि न्यू ग्रुप, वो न्यू ग्रुप नहीं था, वो पहले से ही था। लेकिन न्यू ग्रुप मतलब ऐसा कि बिकॉज ऑफ द ग्रांटिंग द परमानेंट सेटलमेंट, तो जोतेदार भी जो था उनका स्टेटस भी एक किस्म का क्या हो गया,
एक परमानेंट ही हो गया था, राइट। तो ये एज ए न्यू ग्रुप सामने आया था। तो ये स्टेटमेंट जो था, देखो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है, क्योंकि कुछ अनऑफिशियल आंसर की जो है इसमें उन्होंने ये स्टेटमेंट जो है वो गलत दिया है, लेकिन ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट जो है ये सही है। एंड देन द कलेक्टर, ठीक है, जिलाधिकारी, द कलेक्टर रिप्लेस द जमींदार एज द अल्टरनेटिव फोकस ऑफ अथॉरिटी। जिलाधिकारी, जिलाधिकारी पावरफुल में, क्योंकि बिफोर द ब्रिटिश, पहले ये था, बिफोर द परमानेंट सेटलमेंट, पहले मैंने जैसे कहा कि लोकल नवाब थे, है ना, बंगाल में, या फिर उससे पहले मुगल एम्पायर था, तो उस टाइम पर जमींदार को ज़्यादा वैल्यू थी, क्योंकि जमींदार क्या करता था, अपने लिए रखता था एंड देन ऊपर भेज देता था, राइट। तो मेन वसूली का काम जो जमींदार ही करता था, राइट। और जमींदार को अगर हटाना है वहां से वगैरह, तो सीधा मुगल बादशाह वगैरह जो था, ठीक है, वो उसको इंटरवेन करना पड़ता था शुरू के टाइम पे, या फिर बाद में नवाब भी यूजुअली उसको हटाते नहीं थे। आ रहा है समझ में। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने ये क्लॉज की, अंग्रेजों ने कहा कि भाई तुम मालिक हो जमीन के, बट अगर नहीं दे पाए तो हम आपको निकाल देंगे। तो जमींदार पर नजर रखने के लिए, या फिर जमींदार जिसको टैक्स लाके देता था वो था कलेक्टर, ब्रिटिश कलेक्टर। तो कलेक्टर जमींदार से ज्यादा पावरफुल बन गया, क्योंकि कलेक्टर यही कहते देखो तुम नहीं दोगे तो मैं तुम्हारी जमीन ले लूंगा। तो जमींदार से भी वो पावरफुल बन गया था। तो क्वेश्चन यहाँ पे स्टेटमेंट यही है, द कलेक्टर रिप्लेस द जमींदार एज द अल्टरनेटिव फोकस ऑफ अथॉरिटी, ये भी सही है। तो ये कलेक्टर का वजन इतना बढ़ गया, ठीक है। तो आज भी अगर आप देखोगे कि सिविल सर्विसेज में लोग यूपीएससी देते हैं और उनको कलेक्टर बनना होता है, कलेक्टर बनना होता है, कलेक्टर बनना है, कलेक्टर बनना है, राइट। तो यानी जिलाधिकारी। लेकिन याद रखो कि उस टाइम कलेक्टर को बहुत ज़्यादा पावर थी रेवेन्यू वगैरह कलेक्ट करना वगैरह। आज रेवेन्यू कलेक्शन की पावर जो है बेसिकली ये कलेक्टर के पास नहीं है। उसका अपना टैक्स डिपार्टमेंट जो है, इंडियन रेवेन्यू सर्विस अलग है, इनकम टैक्स वगैरह वगैरह जो भी है, ठीक है, वो अलग सर्विस होती है। और खेती पे एज सच एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पे कोई टैक्स नहीं होता। तो कलेक्टर आज का कल का भी पावरफुल है, लेकिन ये कलेक्टर कुछ ज़्यादा ही पावरफुल था, ठीक है। तो इसका आंसर देखो, इसका आंसर आप देखोगे तो चारों के चारों स्टेटमेंट जो है यहाँ पर डी जो है, डी उसका आंसर है। चारों के चारों स्टेटमेंट जो है यहाँ पर देखो करेक्ट है ना। दिस इज द आंसर। नाउ 18 नंबर का क्वेश्चन जो है, ठीक है, इसे देखना है हमें। ये स्पेसिफिक पूछा है। यूजुअली इस तरीके के क्वेश्चन स्टूडेंट को जो है थोड़े से डिफिकल्ट लगते हैं। देखो यहाँ पर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अर्ली मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन इंडिया, है ना, कि अंग्रेजों के चलते, यूरोपियन पावर्स के चलते इंडिया में टेक्नोलॉजी आई, ठीक है। अब यहाँ पर ये पूछा है हमें, ठीक है, द पोर्तुगीज ब्रॉट यूरोपियन मूवेबल मेटल टाइप्स, ठीक है, टू गोवा इन 1550, राइट। क्या पोर्तुगीज ने, कितना ही पूछा है यहाँ पर, ठीक है, डिफिकल्ट नहीं है कुछ, इतना ही पूछा है यहाँ पर कि भाई पोर्तुगीजों ने यूरोपियन मूवेबल मेटल टाइप्स जो है, मतलब जो भी है मूवेबल मेटल्स वगैरह जो है, मशीन्स वगैरह बेसिक फॉर्म वाले, क्या 1550 में गोवा में लाए थे? डेफिनेटली, राइट। जब ब्रिटिश यहाँ पर, सॉरी, पोर्तुगीज यहाँ पर आए तो अपने साथ कुछ तो डेफिनेटली मशीनरी वो लाए थी। तो स्टेटमेंट वैसे इनकरेक्ट नहीं है, करेक्ट स्टेटमेंट है। द फर्स्ट इंडियन स्क्रिप्ट ऑफ विच टाइप्स वेयर प्रिपेयर्ड वॉज तमिल, राइट, कि पहली स्क्रिप्ट तमिल बनाई गई क्या, ठीक है, तो ये भी सच है, ठीक है। द इंग्लिश कंपनीज फर्स्ट एक्सपेरिमेंट विथ प्रिंटिंग प्रेस वॉज एट कलकत्ता, राइट, क्या ये सही है? कलकत्ता में हुआ था, ठीक है, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, ठीक है, ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस, पहली बार उन्होंने कलकत्ता में उसका प्रयोग किया था क्या, ठीक है। तो ये नहीं किया था, ये बॉम्बे में किया था, यानी मुंबई में। आ रहा है समझ में? मुंबई में किया था। और चौथा स्टेटमेंट ही उसका प्रमाण है, उसका कारण है, क्योंकि उस टाइम पर, ठीक है, भीमजी पारख नाम का एक मर्चेंट था, इंडियन मर्चेंट था, है ना, जो इंडियन व्यापारी थे, मर्चेंट थे, ठीक है। उन्होंने ब्रिटिश को रिक्वेस्ट की थी, ठीक है, कि भाई यहाँ पर एक प्रिंटिंग प्रेस लाओ। आ रहा है समझ में? देखो, इंग्लिश कंपनी इम्पोर्टेड प्रिंटिंग प्रेस
टू इंडिया इन 1674 एट द रिक्वेस्ट ऑफ द भीमजी पारक। आ रहा है समझ में? तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। और वो जो प्रेस लाई गई तो मुंबई में लाई गई थी, वो पहला एक्सपेरिमेंट जो था वो मुंबई में किया गया था। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, ठीक है। सॉरी, इनकरेक्ट, इसलिए ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि कलकत्ता नहीं था, यहाँ पर कलकत्ता है, इसकी जगह बॉम्बे होना चाहिए था, राइट। एंड दैट्स वाई जो है ये स्टेटमेंट जो है तीसरा इनकरेक्ट है, ठीक है। और आप देखोगे यहाँ पर तीसरा स्टेटमेंट को इनकरेक्ट करने के बाद भी आपका आंसर अच्छी तरीके से निकलता है, ठीक है। तो इसका आंसर है 1, 2 एंड 4, क्योंकि 3 जो है वो इनकरेक्ट है। रिलेटिवली इस तरीके के क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फैक्चुअल पूछा है इसमें और स्पेसिफिक पूछा है, ठीक है। तो हमारा जो आंसर है, हमारा आंसर है 1, 2 एंड 4। ठीक है, दिस इज द आंसर 1, 2 एंड 4। दो 2015, ठीक है, एनडीए फर्स्ट का अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है। While opposing the Public Safety Bill 1928, है ना, who among the following said that, ठीक है। अब देखो यहाँ पर पब्लिक सेफ्टी बिल ऑफ 1928, ये पब्लिक सेफ्टी बिल क्या था? अंग्रेजों ने ये बिल लाया था क्योंकि ना 20s में इंडिया में, ठीक है, कम्युनिस्ट या फिर कम्युनिज्म, राइट, एंड सोशलिज्म जो है, समाजवाद, साम्यवाद और समाजवाद, जो मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी वगैरह है, क्योंकि 1970 में क्या हुआ था, 17 में रशियन रिवॉल्यूशन हुई थी, है ना, रशियन रिवॉल्यूशन हुई थी, ठीक है। रशियन रिवॉल्यूशन से पहले ही समाजवादी विचार इंडियंस को पता थे, बट रशियन रिवॉल्यूशन होने के बाद 1917 में पूरे दुनिया भर में, ठीक है, सोशलिज्म के जो विंड्स थे वो बहने लगे थे, हवाएं बहने लगी थी। इंडिया भी जो था उसको एक्सेप्शन नहीं था। इनफैक्ट आप देखोगे कि भगत सिंह, है ना, भगत सिंह मार्क्सवादी विचार सरणी के थे, आ रहा है समझ में? तो वो उस विचार सरणी के थे। तो जो इंडिया का यूथ था, एजुकेटेड, ठीक है, इंडियन क्लास था, वो कम्युनिज्म और सोशलिज्म की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था। और साथ ही साथ बाहर से भी लोग आ रहे थे, पर्टिकुलरली जैसे कि फिलिप्स प्रैट थे, अदर भी लोग थे यूरोप से जो इंडियन नहीं थे, वो यहाँ आकर क्या कर रहे थे, कम्युनिज्म का, सोशलिज्म का प्रचार कर रहे थे। तो अंग्रेज़ों को क्या करना था, अंग्रेज़ों को लगा कि यहाँ पर भी क्रांति हो सकती है, तो उन लोगों को रोकना ज़रूरी, जो कि नॉन इंडियन से, उनको अरेस्ट करो, देश से बाहर निकालो वगैरह, राइट। उसके लिए उनको पावर्स चाहिए थी, इसके लिए उन्होंने पब्लिक सेफ्टी बिल 1928 जो है वो यहाँ पर लाया था, ठीक है। तो साथ ही साथ वो नॉन इंडियन जो थे वो तो टारगेट होने ही वाले थे, बट एट द सेम टाइम इंडियन यूथ जो कम्युनिज्म सोशलिज्म की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, जैसे कि भगत सिंह और अदर लोग थे, ठीक है, उनको भी इस बिल की तरह तहत रोका जा सकता था। और इसलिए इस पब्लिक सेफ्टी बिल का जो है सेंट्रल असेंबली में जो इंडियंस थे उस टाइम पर, उन्होंने विरोध किया था। इनफैक्ट भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जो थे, उसी टाइम पर उन्होंने उस असेंबली में बॉम्ब फेंके थे, ठीक है, और खुद को अरेस्ट करवा ली थी। और कहा था गवर्नमेंट को, तो जो गवर्नमेंट बहरी है ना, वो बहरे गवर्नमेंट को सुनाई अब देगा, उनको सुनाई देने के लिए हमने ये बॉम्ब फोड़े। हालांकि बॉम्ब में एक्सप्लोजिव ज़्यादा यूज़ नहीं किए थे ताकि किसी की जान ना जाए, उसको इंश्योर किया था कि वहाँ पे इंडियन भी बैठे थे, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि उस पब्लिक सेफ्टी बिल का जो डिस्कशन चल रहा था उस हॉल में, तो विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर, उन्होंने कहा कि ये बिल जो है इट इज अ डायरेक्ट अटैक ऑन इंडियन नेशनलिज्म, भारतीय राष्ट्रवाद पर यह सीधा सीधा हमला है। आप अंग्रेज चाहते नहीं कि यहाँ पर राष्ट्रवाद बढ़े, राइट। इट्स अटैक ऑन इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये कांग्रेस पर अटैक है, क्योंकि कांग्रेस के काफ़ी उस टाइम की जो नौजवान थे, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू थे, है ना, वो सोशलिज्म से प्रेरित थे, सुभाष चंद्र बोस थे, यंग कांग्रेसमैन जो थे उस टाइम पर, ठीक है, वो तो सारे समाजवादी ही थे, ठीक, ज़्यादातर तो समाजवादी ही थे। तो उन पर यह अटैक था। और उन्होंने ये भी कहा कि द स्लेवरी ऑफ इंडिया बिल नंबर 1, इंडिया को गुलाम बनाने का ये बिल नंबर 1 है, सबसे पहला कानून है,
ठीक है, कि इंडिया को गुलामी रखना है। अब ये पूछा है कि ये स्टेटमेंट किसका था। स्टेटमेंट जहाल लगता है हमें, एक्सट्रीम लगता है, राइट। तो ऑप्शन दिए उन्होंने, मोतीलाल नेहरू, लाला लजपत राय, टी प्रकाशम एंड दीवान चमन लाल। आ रहा है समझ में। अब हमें ये देखना है कि ये स्टेटमेंट किसका है। यहाँ पर भी आप थोड़ी सी क्रोनोलॉजी अप्लाई कर सकते हो कुछ ऑप्शंस को एलिमिनेट करने के लिए, क्योंकि यूजुअली ये होता है कि स्टूडेंट्स को जब कोर्ट पर क्वेश्चन आता है हिस्ट्री में, ये कोर्ट किसका, ये अमूमन इस तरीके का क्वेश्चन जो होता है उसका आंसर जो है वो डिफिकल्ट होता है, क्योंकि कोर्ट यूजुअली हम मतलब बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ेंगे तो कहीं का आया तो आया, नहीं तो नहीं आया, राइट। बट फिर भी टेक्निक आप यूज कर सकते हो यहाँ पर, एलिमिनेशन का टेक्निक। जैसे कि देखो, लाला लाजपत राय, बिल कब का है, 1928 का, राइट। लाला लाजपत राय जो थे उनका तब तक देहांत हो चुका था, क्योंकि जब रौलेट एक्ट वगैरह ये चल रहा था, है ना, आंदोलन है, एनसीएम वगैरह, उस टाइम ब्रिटिशर 1920 में, मतलब ठीक है, ब्रिटिशर्स ने जो लाठीचार्ज किया था उसमें लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। वो ठीक है, उन्होंने बलिदान दिया था, तो तब वो थे ही नहीं, तो ये ऑप्शन आप ऐसे भी नहीं ये कर सकते, ठीक है। फिर टी प्रकाशम, दीवान चमन लाल एंड मोतीलाल नेहरू, तो इसका आंसर जो है ये मोतीलाल नेहरू ने कहा था। इट इज अ डायरेक्ट अटैक, दिस पब्लिक सेफ्टी बिल इज अ डायरेक्ट अटैक ऑन इंडियन नेशनलिज्म, इंडियन नेशनल कांग्रेस, एंड इट्स अ बिल नंबर 1 टू मेक इंडिया स्लेव। स्लेवरी बिल नंबर 1 है, राइट। ये कोट था मोतीलाल नेहरू का। मोतीलाल नेहरू भले ही मॉडरेट थे, राइट, बट उनको पता था कि ये बिल जो है वो ये है, ठीक है। सो दिस इज द आंसर, मोतीलाल नेहरू, ठीक है। हिस्ट्री में देखो, हिस्ट्री में अगर पूरी बात थोड़ी सी पता है तो इस तरह के क्वेश्चन के आंसर जो है आप इजीली निकाल सकते हो। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। देखो, ये 2015 के इंडिया का क्वेश्चन है। सून आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, राइट, सून आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन कब हुई, 1885 में, राइट। द ब्रिटिश बिकम सस्पिशियस ऑफ नेशनलिस्ट, ब्रिटिश को शक आने लगा, क्योंकि जब कांग्रेस बनी, है ना, तो एलन ए.ओ. ह्यूम थे, गोखले थे वगैरह, कांग्रेस के जो शुरू के लीडर थे वो मॉडरेट थे, और उन्होंने यही कहा था, इनफैक्ट सर एलन ह्यूम का तो यही था कि भाई इंडिया जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल वे से, शांतिपूर्ण तरीके से, घटनात्मक मार्ग का इस्तेमाल करते हुए क्या करेंगे, अपने जो भी ग्रीवेंसेस है या फिर जो भी रिक्वेस्ट वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को देंगे। सो शुरू में कांग्रेस जो फॉर्म हुई थी तो कांग्रेसमैन का यही दावा था, हम आपके साथ कोऑपरेट करेंगे, राइट, हमें सेल्फ रूल चाहिए, बट इसमें ब्रिटिशर्स की हेल्प लगेगी। आ रहा है समझ में। तो लेकिन ये सब कहने के बावजूद भी शुरू के जो अंग्रेज थे उनको इनके इरादों पर शक हुआ था, है ना। तो ये था कि बिकम द सस्पिशियस नेशन, हु अमंग द फॉलोइंग कॉल्ड कांग्रेस रिप्रेजेंटिंग ओनली द एलिट ए माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी, राइट। मतलब कांग्रेस की वो निर्भत्सना कर रहे थे, वो कह रहे थे कि कांग्रेस कुछ नहीं है, ठीक है, ये बहुत कम लोगों को रिप्रेजेंट करती है, कुछ पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है, मिडिल क्लास, दैट इज पर्टिकुलरली द ब्राह्मण्स, ठीक है, तो उनको ही रिप्रेजेंट करती है, पूरे इंडिया को कांग्रेस रिप्रेजेंट ही नहीं करती थी। ये व्यू किसका था। अब देखो, सून आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस कहा है, कांग्रेस की स्थापना 1885 की है, तो उस टाइम फिर इंडिया में कौन गवर्नर जनरल था, उसने ही कहा होगा, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल लॉर्ड नेपियर, लॉर्ड लिटन, है ना, लॉर्ड रिपन, तो लॉर्ड रिपन ने तो नहीं कहा, राइट, लॉर्ड रिपन ने बिल्कुल नहीं कहा, क्योंकि लॉर्ड रिपन जो थे वो उदारमतवादी थे, काफी लिबरल थे, ठीक है। ही वॉज अ फ्रेंड ऑफ इंडिया भी कहा जाता है कभी कभी, फ्रेंड ऑफ इंडिया, राइट। इतने ये थे, इंडियन लीडर में ये पॉपुलर थे, इनफैक्ट इंडियन के साथ ये कोऑपरेट कर रहे थे, ठीक है। तो लिपन नहीं थे, नेपियर भी नहीं था, राइट। ये तो ये कहा था, उस टाइम गवर्नर जनरल वगैरह था इंडिया का, और फिर वाइसराय था, वो था लॉर्ड डफरिन। तो डफरिन ने ये कहा था, इनफैक्ट डफरिन ये कहता कि इंडियंस जो है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स जो है, दे आर सिडिशियस ब्राह्मण, राइट। वो क्या करते, षड्यंत्र रचते हैं अगेंस्ट द ब्रिटिश।
तो इट वॉज द व्यू ऑफ लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड लिटन का भी नहीं था। लॉर्ड लिटन जो है वो वर्नैकुलर प्रेस एक्ट से रिलेटेड पर्सन है, प्रेस रेस्ट्रिक्शंस, ठीक है, ये उससे रिलेटेड नहीं, आंसर जो है लॉर्ड डफरिन है। ठीक है, तो यहाँ हम रुकते हैं। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, जहाँ पर हम यही कंटिन्यू करेंगे कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के कुछ PYQs। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी बातें हमने कही है आप क्या करो, उस पर थोड़ा सा गौर करो एंड रिवाइज करने की कोशिश करो। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।